से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में आज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, लेकिन आखिरी 1.5 घंटे में रिकवरी के अंश क्या दिखेंगे और मजबूत होते हुए, उस पर रहेगी नजरें। पहले हेडलाइंस। उतार चढ़ाव के बीच बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 17,250 के करीब, बैंक निफ्टी फ्लैट, मिड कैप भी नहीं दे रहा है साथ। बैंकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। लोन प्रोविजनिंग बढ़ाने के लिए आरबीआई जल्द ला सकता है नया नियम। दबाव में आए सरकारी बैंक। आज पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 2% टूटा। कमजोर नतीजे वाले शेयरों की आज पिटाई। लेटेंट व्यू नतीजों के बाद 11% नीचे। इधर रेन इंडस्ट्रीज का मुनाफा 62% गिरने से शेयर 5% गिरा। अच्छे नतीजों के बावजूद अपोलो टायर में मुनाफा वसूली। और कल इंतजार निफ्टी की 2 कंपनियां, एशियन पेंट और आयशर मोटर के नतीजों का। वहीं जीमेंस, दीपक नाइट्रेट समेत वायदा की 6 कंपनियों के भी रिजल्ट्स पर होगी नजरें। एनसीएलटी से गो फर्स्ट की कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रक्रिया को मिली मंजूरी। लेनदारों की रिकवरी पर लगी रोक। मैनेजमेंट और बोर्ड भी सस्पेंड। और कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए वोटिंग जारी। मैदान में है 2600 से ज्यादा उम्मीदवार। 13 मई को होगी वोटों की गिनती। आज शाम आएगा एग्जिट पोल। चलिए फिर, गुड आफ्टरनून। और आखिरी 1.5 घंटा मुंबई से मैं और हर्षदा आपके साथ होंगे। दिल्ली से वीरू जुड़ेंगे हमारे साथ और बात करेंगे मार्केट्स और इंडिविजुअल स्टॉक्स की। और हर्षदा, आज सुबह लग रहा था कि इसी तरीके का दिन होगा। आज जो सुबह हमारी चर्चा हो रही थी कि मार्केट में आज आपको दोनों साइड के ट्रेड्स मिलेंगे, निम्बल फुटेड आपको रहना पड़ेगा। लेकिन जो सुबह एक समय लग रहा था जब मैं और वीरू शो एंड कर रहे थे, वो करीब 10 बजे, उस समय मार्केट की हालत काफ़ी ख़राब थी, खासतौर से बैंक निफ्टी की। लेकिन ब्यूटीफुली मार्केट ने अपने सपोर्ट लेवल को डिफेंड किया। रेजिस्टेंस लेवल पर खुले हम, वहाँ से फिसले और सपोर्ट लेवल डिफेंड किया। आज टिपिकल लेवल बेस्ड ट्रेडिंग। और अगर आपने लेवल बेस्ड ट्रेडिंग आज की होती तो अच्छा मुनाफा आपको मिला होता। खासतौर से बैंक निफ्टी में तो बहुत ब्यूटीफुल सेटअप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग का काम किया। 42,800 हमने फिर रिस्पेक्ट किया। हालांकि आज पीएसयू बैंकों ने थोड़ा मूड बिगाड़ा था सुबह सुबह। वो जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी उसके बाद कुछ रिकवरी वहाँ पर ज़रूर देखने को मिली है लोअर लेवल से, लेकिन अभी भी वो इंडेक्स करीब 1.5% नीचे। उसका एक इम्पैक्ट ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट सेंटीमेंट पर पड़ता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा मूड खराब हुआ था। बिल्कुल जी हाँ, लेकिन अब आप देखिए तो 378 अंकों की रिकवरी डे लो से जरूर देखने को मिल रही है। अब बस उम्मीद करें कि ये जो थोड़ा सा पिकअप आए वो बरकरार रहे और फिर से हम डिप ना करें। अब अनुज, कंसिडरिंग कल एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी का ही दिन है, इंपॉर्टेंट सत्र। आज शाम को इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिका का आएगा, उस पर भी बाजार रिएक्ट करेगा ग्लोबली। और फिर थोड़ी सी हम रेफरेंस तो लेते ही, ऐसी नहीं है कि उसे इग्नोर करेंगे। क्लोजिंग के लिए फिर स्ट्रैटेजी क्या बनेगी? ये जो पुल बैक आया है कि उसके साथ जाना बेहतर? देखिए, मैं ये कहूँगा हर्षदा कि आज अगर आपने पैसा बना लिया है तो अब इसको घर ले जाएं आप, क्योंकि जो यूएस का डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ऑल सेड एंड डन, इवन दो मार्केट 1 घंटे में प्राइसिंग कर लेगा, लेकिन कर्नाटक के एग्जिट पोल्स जो आएंगे उसका भी इम्पैक्ट होगा। मान लीजिए एग्जिट पोल में आता है, देयर इज नो वे ऑफ नोइंग, बट अगर मान लीजिए आता है कि एग्जिट पोल में कि कांग्रेस का स्वीप आने वाला है अगर कर्नाटक में, तो उसको मार्केट एक बार तो नेगेटिवली लेगा। तो इसके लिए कल आपके पास एक रिस्क है हल्के से गैप डाउन का। और खासतौर से अगर यूएस का भी डेटा अगर खराब आ गया और एक और रेट हाइक की अगर वहाँ पर चांसेस खुल गए, तो अगर आज आपने सुबह सपोर्ट पे ले लिया, इस समय हम वापस रेजिस्टेंस पे जा रहे हैं, वो 18,300-350 के जोन में बहुत कॉल राइटिंग है, इतनी आसानी से वो टूटने वाला है भी नहीं। तो अगर आप उस जोन में जा रहे हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कैरी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए आज का लो आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा। और अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आप अपने आप को हेज जरूर करें कल के इस इवेंट से पहले। 18,000 पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है मार्केट में, लेकिन टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी का जो आज का टेक्सचर है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट 42,800 से एक बाउंस बैक आया। 42,800 एक स्टॉप लॉस था हमारे सुबह। 42,822 से बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक दिखाया आपको, लेकिन 43,400 to 500 अगर आ जाता है, आज अगर आ जाता है स्क्रीन पर, परफेक्टली अपॉर्चुनिटी होगा प्रॉफिट बुक करना। 43,600 और 700 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक बार 43,700 निकला
तो आप सीधा ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि वो एक ऑल टाइम हाई आने से पहले थोड़ा सा, जैसे कहते हैं नर्वस 90s कह लीजिए, या मैराथन के एंड में आप थोड़ा सा आपकी बॉडी थोड़ा सा गिव अप करने लगती है, थोड़ा माइंड को पुश करना पड़ता है, माइंड गेम ही होता है एग्जैक्टली। तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पर आएगा। लेकिन हर्षिता, मैं इस मार्केट की ना एक और ब्यूटीफुल चीज़ आपको बताऊंगा। मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत ब्यूटीफुल सेटअप मिल रहे हैं। आज सुबह हमने डिस्कस किया था फॉर एग्जांपल लुपिन कि एक पोजीशनिंग हुई है स्टॉक में, लेकिन नंबर्स इतने अच्छे हैं, प्लस कमेंट्री इतनी अच्छी रही है कि सुबह एक बार प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिए, वो खत्म हो जाए, उसके बाद आप उसमें लैच ऑन करिए। देखिए अब वो डे हाई पर, उसके अलावा आप बाकी भी स्टॉक्स देखेंगे, अगर रेन इंडस्ट्रीज देख लीजिए, अपोलो टायर्स देख लीजिए, जहां पर बहुत ज़्यादा पोजीशनिंग हो गई थी, वहां मार्केट ने उस लेवल का मूव आपको नहीं दिखाया। मतलब रेन इंडस्ट्री ठीक है 4.5% गिरा, अपोलो टायर्स में देखिए बहुत बड़ी प्री पोजीशनिंग हुई थी, नीचे काफ़ी गिरा, अब लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी यहाँ पर भी आ रही है। मार्केट काफ़ी मैच्योरली रिएक्ट कर रहा है अर्निंग्स पर, वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक्स पर आ जाते हैं कि इन काउंटर्स में क्या ट्रेड बनेगा। हमारे जानकार तैयार हो रहे हैं, लेकिन पहले वीरू बताइए, कंसिडरिंग कल एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी ही सही, लेकिन किस तरह की पोजीशनिंग लार्जली इस समय स्टॉक स्पेसिफिकली दिखी है? देखिए हर्षदा, बैंकिंग जो कि सुबह सुबह कोलैप्स हुआ था, उसमें शॉर्टिंग अभी भी पीएसयू बैंक्स में ही है। कैनरा बैंक में तो शेड हुआ है क्योंकि वो बैन में था, अदरवाइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7.4%, पीएनबी में लगभग 21.3% और बीओबी में लगभग 7% है। तो भले ही निफ्टी बैंक में पुल बैक आया, निफ्टी बैंक ने करीब वो 42,800 के बहुत स्ट्रॉन्ग एक बेस को वॉलेट नहीं किया, लेकिन शॉर्टिंग जस के तस इन 3 स्टॉक फ्यूचर्स में नजर आ रही है। एक और स्पेस जिसमें आज काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, दैट्स केमिकल हर्षदा। यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज पोस्ट अर्निंग्स, यूपीएल अर्निंग्स के बाद से ही, रेन इंडस्ट्रीज आज अर्निंग्स के बाद से ही, और नवीन फ्लोरिन इसको भी चपेट में लिया। ये पूरा का पूरा स्पेस आज एक बहुत हैवी शॉर्टिंग विटनेस करता हुआ। उसके बाद ऑटो में भी शॉर्टिंग हुई है पोस्ट अर्निंग्स आज, क्योंकि प्री अर्निंग्स अपोलो काफ़ी चल चुका था, काफ़ी शॉर्टिंग हायर लेवल से हुई। एस्कॉर्ट्स में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। ऑयल गैस स्पेस में कुछ कैंडिडेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग विटनेस कर रहे हैं, लाइक ओएनजीसी 4.7%, बीपीसीएल 1.4%, और रिलायंस याद रखिएगा आज 1.5% का ओआई बिल्डअप हुआ। हालांकि ये स्टॉक फ्यूचर अभी भी 2500 के ट्रैजेक्टरी को नहीं पार कर पाया, 2500 पे कॉलाइटर्स हैं, बट ओआई एडिशन लॉन्ग साइड पे हर्षदा काफ़ी अच्छा खासा हुआ है रिलायंस पे, विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। हर्षदा ओके हर्षदा, आप ट्रेंडिंग स्टॉक पे जाने से पहले वो मुझे एक वो कहता है वो एक मीम आता है, देख रहा है विनोद, वो याद आता है। कैनरा बैंक कल ही बैन में गया और आज ही हमें पता चला कि वो ईसीएल का जो नॉर्म्स है उसमें मतलब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी पे आने वाला है। मतलब बेसिकली मार्केट में काफ़ी धुरंधर लोग हैं जो पता कर लेते हैं कि क्या होने वाला है और ऑलरेडी वो पोजीशन उस हिसाब से बना लेते हैं। ज़्यादा इसलिए नहीं कराई एक्चुअली क्योंकि ऑलरेडी कल पोजीशन बन चुकी थी और लोअर लेवल से तो खैर थोड़ी सी कवरिंग भी आई है यहाँ पर। इस पर इनफैक्ट डिटेल में आगे बातचीत करेंगे भी, यतिन को जोड़ेंगे इस मामले पर, लेकिन पीएसयू बैंक्स ही हैं जहां पर हमने देखा है बड़ा ड्रैग आया है उस रिपोर्ट के बेसिस पर। लेकिन कंसिडरिंग रिकवरी देखने को मिल रही है लोअर लेवल से, स्टॉक्स देखिए जिनमें थोड़ा सा जोश बना हुआ है। इंडसइंड बैंक आज गेनिंग साइड पर 2.5% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ करीब 1.5% तक का इजाफा दिखा रहा है। कल से हम बात कर रहे थे कुछ ऑटो एंसिलरी काउंटर्स की, कल मुझे याद है मदरसन वायरिंग में अच्छी खासी बढ़त थी, आज 3% ऊपर संवर्धन मदरसन का स्टॉक, पिडिलाइट करीब 1.5% ऊपर कल के प्रेशर से उभरता हुआ ये काउंटर दिखाई दिया है। अब आते हैं डॉक्टर रेड्डीज, जहां पर नंबर से पहले करीब 1.5% तक का मुनाफा वसूली का दबाव। एबी फैशन एंड रिटेल एक और सत्र जहां पर प्रेशर देखने को मिला है। हिंडाल्को देखिए 0.5% नीचे और अपोलो टायर्स नतीजे अच्छे, ओवरऑल मोमेंटम अच्छा, लेकिन स्टॉक चला नहीं है, वहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा आज सेल साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे समझते हैं कि आपने फिर ट्रेड कैसे लेना है, खासतौर से इस रिकवरी को कैसे पढ़ें। फंडामेंटल्स पर जोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह होंगे, टेक्निकल्स के लिए प्रकाश गावा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रुचित जैन और चंदन तापड़िया हमारा साथ देंगे। 2:20 पर फिर सेरा सैनिटरीवेयर के नतीजे आए और नंबर्स में हमने कुछ इंप्रूवमेंट देखा है इस क्वार्टर में, उस पर मैनेजमेंट को जोड़ेंगे। साथ ही साथ सरकारी बैंकों की जो हालत पतली हुई है आज, किस तरह की मुश्किलें हैं, क्या कहती है वो दरअसल रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की। यतिन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, डिटेल में इसकी चर्चा होगी। 2:40 पर 4 का चौका सस्ता ऑप्शन रुचित जैन देंगे। मानस जायसवाल बताएंगे आपको एफएनओ का सुपरस्टार, प्रकाश काबा देंगे चार्ट का चमत्कार, मिड कैप फंडा
हम बात करेंगे इस पर गौरांग शाह से 245 पर। फिर कल आने वाले नतीजे, 2 दिग्गज काउंटर्स, एशियन पेंट, आयशर मोटर्स, साथ ही साथ मिड कैप में सीमेंस। इनफैक्ट कल की तो लिस्ट अच्छी खासी लंबी है, स्पेशली वायदे वाले साइड पर। तो इन 3 कंपनियों की एक्सपेक्टेशन क्या है, उस पर फोकस रहेगा। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शनॉय जुड़ेंगे। 3 बजे यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स पर फोकस है, और ऑफ कोर्स बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स के साथ क्लोजिंग की होगी बातचीत। ओके, चलिए फिर अब अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि मार्केट में इस समय एक लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, अच्छा मोमेंटम, और अब अगले 1.5 घंटे में क्या आपको शानदार ट्रेड्स मिलेंगी, ये पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं इस समय? मुझे कोलगेट पसंद है। गुड आफ्टरनून टू यू। लगता है कि 1600 पे ट्रेड कर रहा है कोलगेट। एक ब्रेकआउट मिला है कंसोलिडेशन के बाद, स्लो मूवर है, लेकिन ये कोलगेट सेफ लगता है। स्टॉप होगा 1595 का, टारगेट होगा 1615 के या 1620 के कोलगेट। कोलगेट, प्रकाश सर ने मुस्कुराहट के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है, भले ही टर्बुलेंस इंडस्ट्रीज में हो, बट कोलगेट आपने पिक किया। एक बार देखते हैं कोलगेट की प्लेसमेंट कैसी है। 1600, यस, इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी, और ये 19 दिसंबर 2022 के एक हाई को, पर्टिकुलर हाई को अभी अभी क्रॉस कर रहा है स्टॉक। बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे स्टॉक आपने पिक किया प्रकाश सर। कोलगेट लॉन्ग एट 1584। सतपुते जी, आपकी कॉल क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन, देखिए नजर है एचडीएफसी लाइफ, कुछ नया ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट एकदम साइडवेज में था। जो 10 बजे हमने जो शेयर किया था वो था एचडीएफसी लाइफ, उसी के साथ शुरुआत करेंगे। देखते थोड़ा मोमेंटम आया तो कोई कहीं पे और नया ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ का मुझे पैटर्न बढ़िया लगता है। सुबह दिया था तब आई थिंक 556 557 पे था, अभी 562 पे। तो जस्ट हमें नया स्टॉप लॉस रखना है। तो जो नया स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी 555, और जो टारगेट है वो अभी भी सेट है, दैट इज 575 टू 580। सो इट्स अ लॉन्ग इन एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में एक तेजी का ट्रेड लेने की सलाह, ये फिलहाल आपके लिए राय। रुचित, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, मैं शुरुआत आज कैश सेगमेंट के स्टॉक के साथ करना चाहूंगा, और मेरा पिक वहां पे रहेगा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। पिछले 4 महीने से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में था, लेकिन अब प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखेंगे तो ये पूरे कंसोलिडेशन या करेक्टिव फेज में वॉल्यूम्स काफी कम थे, जबकि जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तो अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। तो आज फिर से काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये स्टॉक में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये जो प्रीवियस अप ट्रेंड था वो यहाँ पे आज की ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने रिज्यूम किया है। तो करंट लेवल्स पे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में खरीदारी करें, 175 का स्टॉप लॉस रखे, 195 के प्रीवियस स्विंग हाइस थे उसके आसपास के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए ये बात होगी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की। मानस को जोड़ लेते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अरुण जी। तो मदरसन सुमी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मदरसन संवर्धन की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर क्लियर कट पैटर्न बन रहा है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, लेकिन आज स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे मदरसन संवर्धन में खरीदारी करनी चाहिए। 76.50 आपके स्टॉप लॉसेस होंगे और 81 रुपीज तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और यहाँ पर आप 78 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 2 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप 1 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं 3 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए। ओके, तो 81 का टारगेट यहाँ पर संवर्धन मदरसन में बाय साइड का ट्रेड आपके लिए लेकर आए हैं, -3% के गेंस। गौरांग, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? धन्यवाद हर्षिता, आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। सरकारी बैंकों में कमजोरी है, लेकिन निजी क्षेत्र की बैंक काफी अच्छा रुझान देने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं कि सरकारी बैंकों पर हमारा नजरिया या रवैया कुछ नकारात्मक है, वहां पर भी सकारात्मक नजरिया है। लेकिन निजी क्षेत्र की एक बैंक जिसके नतीजे कुछ दिन पहले आए थे, इंडसइंड बैंक, खरीदारी की राय पहले से ही थी हर्षिता, लेकिन जो लक्ष्य है हमने ऊपर की तरफ और साधा है नतीजों के बाद। और जो टिप्पणियां थी मैनेजमेंट की, उनको सुनते हुए हमें लग रहा है कि आने वाले जो तिमाही के नतीजे होंगे वो उम्मीद से थोड़े बहुत बेहतर होने की संभावना है। तो इंडसइंड बैंक पर खरीदारी की राय होगी। इंडसइंड बैंक पर खरीदारी की राय होगी यहाँ पर इस समय। निफ्टी में शानदार रिकवरी एक्चुअली अब लोअर लेवल से, और एक स्टॉक जिसने काफ़ी हेल्प की है HDFC बैंक। सुबह अगर आप कंट्रीब्यूशन देख रहे थे, सबसे ऊपर HDFC बैंक था नेगेटिव साइड पर सुबह करीब 9:45 बजे। और अब अगर आप स्पेशली बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो HDFC बैंक अब सबसे ऊपर आ गया है पॉजिटिव साइड में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। देखिए HDFC बैंक
49 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। ये सुबह सिचुएशन एकदम उलट थी, सुबह कोई भी पॉजिटिव नहीं था, सिर्फ एक इंडसइंड बैंक पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव में थे और HDFC बैंक करीब 60 पॉइंट का ड्रैग डाल रहा था। अब इस समय 50 पॉइंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट इसकी वजह से आ रहा है। एक और स्टॉक फ्रेश 52 वीक हाई बनाता हुआ वो है टाटा मोटर्स। अच्छा, डीवीज़ में आज एक फ्रेश मूव स्टार्ट हुआ है। डीवीज़ ने थोड़ा एक बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेट किया था, आज फिर 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ डीवीज़ लैब्स, वहाँ पर शानदार मूव। और बजाज फाइनेंस लगातार इसकी एक बैटल रही है 200 डे मूविंग एवरेज की, लेकिन अब 6631 पर इस समय अच्छा मूव इस समय बजाज फाइनेंस में। मानस, कल थोड़ा करेक्ट हुआ था बजाज फाइनेंस, आज सुबह थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन अब कुछ फ्रेश मूव यहाँ पर लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले ही स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 6525 के आसपास था, उसको ब्रीच किया था। कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन लोअर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आज फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मेरा समझना है कि शायद ही 6650 6660 जो रेजिस्टेंस बना हुआ है उसको इस बार ब्रीच करके 6800 6850 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। आई थिंक बेहतर रहेगा कि एक पोजिशनल ट्रेड ले, यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 6500 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 6850 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे 6631। इस बीच निफ्टी बैंक अपने डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, नॉट एग्जैक्टली डे हाई क्योंकि डे हाई आज सुबह सुबह शुरुआती टिक्स में ही लगा था, उस ट्रेजेक्ट्री में आ चुका है बिटवीन आई थिंक 300 43 300 350। लेकिन कुछ और काउंटर्स जो इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं, जैसे कि अनुज ने जिक्र किया, डीवीज़ लैब अच्छा मूव देता हुआ। और एक बार आप लेके आइएगा जुबिलेंट फूड वर्क्स, सुबह अच्छी तेज़ी थी, इस बार हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रोलओवर्स के साथ आए थे और 5 दिन की मशक्क़त के बाद फाइनली ये स्टॉक एक बार फिर से अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू रहा है। वो एडिशंस इसमें काफ़ी अच्छे खासे है, वो इनफैक्ट रखिएगा स्क्रीन पे। राजेश सतपुते जी, ये लगभग नवंबर 2022 के बाद ऐसा हो रहा है कि जुबिलेंट इस लेवल को क्रॉस कर रहा है। आपका टेक जुबिलेंट पे इस वक्त, कोई स्विंग ट्रेड यहाँ पर? ये देखिए, स्विंग ट्रेड तो लेना चाहिए क्योंकि एक्चुअली ये रडार पे था सुबह, जस्ट आई वाज वेटिंग फॉर कि अकबर 100 डे को पार करता है 472, उसके बाद मुझे लगता है कम से कम 20-25 रुपए का स्विंग मिलना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर अच्छा है। तो देखिए, ट्रेड कैसे करें? मेरे हिसाब से अगर हम इसे ऑप्शंस के द्वारा करें, यानी 470 का कॉल ऑप्शन जो करीबन 15 रुपीज के आसपास मिल रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस आप रखे करीबन 11 का और टारगेट सेट करे करीबन 25 का, कम से कम 10 रुपए का स्विंग मिलेगा क्योंकि ये ब्रेकआउट आएगा तो थर्स भी स्ट्रांग होगा। तो मुझे लगता है सेफ्टी इसी में होगा कि अगर आप 470 का कॉल ऑप्शन बाय करें एट अ लेवल ऑफ 15, फिर से रिपीट करता हूँ, स्टॉप लॉस विल बी एट 11। ओके, तो जुबिलेंट फूड में एक तेजी का ट्रेड क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है। एक और स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो है इंडिया सीमेंट। ओपन इंटरेस्ट एडिशन साइजेबल है, करीब 7-7.25% तक का ओआई, डिसेंट वॉल्यूम्स पर ट्रेड और 2% का पिकअप देखने को मिल रहा है अगर आप वायदे बाजार का ट्रेड भापे तो। 195 के लेवल्स यहां पर आ चुके हैं। रुचित, आपकी सलाह क्या होगी इंडिया सीमेंट में? मैं फ्रैंकली फॉलोअप मूव की इंतजार करने के लिए सलाह दूंगा, क्योंकि 200 का जो कॉल ऑप्शन में उसमें इंडिया सीमेंट में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। आज इंट्राडे में स्टॉक ने 200 के लेवल क्रॉस किए, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो जब तक ये कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को अनवाइंड नहीं करेंगे तब तक कोई बड़ी तेजी है स्टॉक में एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। सो फिलहाल मैं वेट एंड वॉच करूंगा। अगर फॉलोअप मूव में फिर से मे बी कल के ट्रेडिंग सेशन में 200 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन रहता है और वो ऑप्शन राइटर्स अपनी पोजीशंस अनवाइंड करते हैं, तो हम फिर एक अच्छी सस्टेनेबल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब एक स्टॉक लेकर आइए इन्फोसिस। आज इन्फोसिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन था क्योंकि एक रिजल्ट की वीकनेस के बाद एक शॉर्ट कवरिंग रैली या जो भी कहें आप, थोड़ी सी पिछले कुछ दिनों में हुई थी, लेकिन आज उसका टेस्ट था क्योंकि आज क्लासिकल 20 डे मूविंग एवरेज का रिवर्सल उसका रिस्क था। 20 डे मूविंग एवरेज 1282 पर और आज का हाई 1276 और आज ओपन हाई दोनों 1276, तो एक थोड़ा रिस्क है यहाँ पर इन्फोसिस में कि क्या एक जो काउंटर ट्रेंड रैली शुरू हुई थी वो एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज पर जाकर ख़त्म हुई है। ये फॉलोअप लेंगे इसका कल, क्योंकि पिछले 3-4 दिन ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन इसको पॉइंट आउट करना ज़रूरी है क्योंकि इस समय ये डे लो के काफ़ी करीब है। ऑब्वियसली डीवीज़ की हमने बात की, दूसरी तरफ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टाटा कंज्यूमर यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम, इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर में पिछले 3-4 दिनों में हमने एक मोमेंटम देखा है। इस समय 790 टाटा कंज्यूमर। गौरांग, टाटा कंज्यूमर क्या भी होगा आपका यहाँ पर फंडामेंटली?
खरीदारी की राय है अनुज, आपको भी शुभ दिन हमारे तरफ से। और खपत को लेकर के जो भी एफएमसीजी क्षेत्र के थोड़े बहुत आंकड़े हमने देखे हैं, खास करके एचयूएल के या फिर नेस्ले के देख लीजिए या फिर डाबर के देख लीजिए, मैरिकोल्ड के देख लीजिए, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि खपत धीरे धीरे करके बढ़ेगी। और टाटा संपन्न को लेकर के और बाकी अन्य नए लॉन्चेस को लेकर के हमारा अनुमान ये है कि इनका मार्केट शेयर काफी तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। तो खरीदारी की राय है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। खरीदारी की राय टाटा कंज्यूमर को लेकर निफ्टी फिर कोशिश कर रहा है 18,300 क्रॉस करने की। 18,297 इस समय निफ्टी का भाव, और काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है इसको बैंकों की तरफ से। अब कोटक महिंद्रा बैंक लेकर आई है वापस, अगेन वो जोन में 1950-60 का जो जोन है जहाँ पर ये अटकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों का बैंकिंग स्टॉक रहा है एक्सिस बैंक का। ये कुछ 6-7 दिन पहले थोड़ा सा एक चर्चा थी कि शायद वो बेन वाला लॉकिंग खत्म होने पर वो सप्लाई आएगी, लेकिन वो आई नहीं मार्केट में। तो 860 से करीब 891 का एक शानदार मूव इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में। गाबा सर, एक्सिस बैंक का चार्ट देखिए, आउट परफॉर्म कर रहा है ये भी अपने पियर्स को इस वीक और इस मंथ दोनों में। कोई व्यू यहाँ पर? काफ़ी दूर है अभी भी अपने 52 वीक हाई से। एक्चुअली हक है इस स्टॉक को आउट परफॉर्म करने का, क्योंकि इसका लार्जर टर्म टाइम फ्रेम का एक्सिस बैंक का चार्ट देखें, वो तो बहुत बढ़िया है, राउंडिंग बॉटम हुआ और स्लोली इंचिंग फॉरवर्ड कर रहा है। और आज का मूव इनफैक्ट एक्सिस बैंक लेड है, ट्रेड कर रहा है 890 के आसपास, लगता है 900 पार कर लेगा। और लेकिन जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना अच्छा है। मुझे तो लगता है 950 की तरफ भी जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो हायर टाइम फ्रेम पे अच्छा है और शॉर्ट टर्म में आज एक अपमूव मिला है, तो ये स्टॉप लगाना पड़ेगा 885 का। और ट्रेड लॉन्ग एक्सिस बैंक 900-910 कल तक हो सकते हैं। जी हाँ, एक्सिस बैंक 891 पे अच्छा मूव देता हुआ। और अगर आप आज के बैंकिंग के ओआई रेशंस की समरी को देखें तो एक्सिस बैंक इंडसइंड बैंक के बाद सबसे स्टेबल स्टॉक रहा है विद करीब 2% ओआई रेशन। कुछ स्टेट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं जिन्होंने सुबह अच्छा किया, जो पहला सौदा में मैंने उनसे बात भी की थी। एक बार राजेश जी को लेके आइएगा स्क्रीन पे, एंड दैट्स HDFC लाइफ। राजेश जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है सुबह सुबह के डिस्कशन में आपने ये लॉन्ग करवाया था स्टॉक, अप्रॉक्सीमेटली 556 की ट्रेजेक्टरी थी। इट्स नाउ एट डे हाई 564। इस ट्रेड को यहाँ पे कवर कर लें या फिर जो ब्रेकआउट अब इसमें कंफर्म हुआ है 200 EMA के ऊपर, या होल्ड करना चाहिए? आई थिंक वीरेन जी, यहाँ पे देखिए स्विंग ट्रेडिंग की बात अलग है। स्विंग ट्रेडर के लिए तो देखिए 5-6 रुपए का मूव मिलता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे साइडवेज मार्केट में तो वो ही कैन डेफिनेटली टेक प्रॉफिट होम। लेकिन अगर थोड़ा सा, अगर 1-2 दिन के लिए अगर कोई वक्त दे, तो आई स्टिल बिलीव कि ये 575-580 की ट्रेजेक्टरी को हिट करेगा, क्योंकि जो ब्रेकआउट है दैट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट, और इसका एक इंपॉर्टेंट सप्लाई पॉइंट था, वो था 555। पर जैसे ये 555 के ऊपर चला गया, उसके बाद आप देखिए आज पूरा दिन इसमें स्ट्रेंथ है। तो आई स्टिल बिलीव आपको होल्ड रखना चाहिए। 555 का स्टॉप लॉस रखे, 570-580 ये इसका टारगेट सेट है। बात हुई HDFC बैंक की। HDFC लाइफ भी एक प्रेफर्ड तेजी है, अब 18,300 पर वापसी आती हुई इंडेक्स की। 18,323 याद रखिएगा आज दिन की ऊंचाई थी। अब उस लेवल की तरफ बढ़ता हुआ मार्केट, उम्मीद तो यही है जाएगा। 35 पॉइंट ऊपर निफ्टी आपके लिए, और निफ्टी बैंक देखते ही देखते 43,300 के लेवल्स आ चुका है। 75 पॉइंट और हम डे हाई पर बैठे रहेंगे। तो ये लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में कुछ पिकअप देखने को मिल रहा है, संकेत अच्छा है। मिड कैप इंडेक्स भी करीब 100 पॉइंट नीचे था, वो भी अपनी लॉसेस की भरपाई करके अब 45 अंकों की ही गिरावट पर खड़ा है। तो ये फिलहाल आपके लिए ताजा हाल। स्पीच नंबर्स की बात करते हैं। सेरा सैनिटरी के नतीजे आ गए, थोड़ा सा मिला जुला परफॉर्मेंस है, जहां पर रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छी है, अन्य आय से के चलते मुनाफे में बढ़त देखने को मिली, लेकिन मार्जिन्स प्रेशर में आए हैं। अब हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर आयुष बागला है। मिस्टर बागला, स्वागत है आपका। मार्जिन्स पे जो दबाव आया है, ये क्या प्राइमरीली इनपुट कॉस्ट की वजह से है? किस इनपुट कॉस्ट के चलते मार्जिन्स ड्रैग डाउन हो रहे हैं? शीतल जी, सबसे पहले तो सेरा सैनिटरीवेयर को बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। Q4 में EBITDA मार्जिन्स 18.5 थे। नॉर्मली EBITDA मार्जिन्स हमेशा 14-15 रहे हैं। लास्ट ईयर 20% थे, लेकिन एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स इस क्वार्टर और इस साल 17 करोड़ और 27 करोड़ से बढ़े हैं, क्योंकि न्यू ब्रांड एम्बेसडर्स आए हैं, न्यू एड कैंपेन अनवील हुआ है। सो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म में भी हैं और मीडियम टर्म में भी हैं। तो जिस तरीके से टॉप लाइन बढ़ रही है, न्यू एड कैंपेन, न्यू पोजीशनिंग, मोर प्रीमियम
पोजिशनिंग की दरकार थी और वही किया जा रहा है, तो इट्स अ शॉर्ट टर्म ब्लिप। लेकिन अगर आप पूरे साल की देखें तो 100 बेसिस पॉइंट्स EBITDA मार्जिन बढ़े हैं 16.93 से 17.96 ऑन एनहांस टर्नओवर। तो टर्नओवर भी 1464 से 1833 हुआ जी। एंड जैसे आपने बताया अदर इनकम, तो अदर इनकम जो है ये हमारी 680 करोड़ जो ट्रेजरी पे पार्क है सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में, उसकी इनकम है इंटरेस्ट इनकम। तो ये कोई वन टाइम गेन या ऐसा नॉन रिकरिंग आइटम इसमें जरा सा भी नहीं है अदर। मिस्टर बागला, लेकिन ये जो नंबर्स आए हैं आपके, स्पेशली आपका रेवेन्यू का आंकड़ा देखे, सेल्स तो हुई है, अब डिमांड की सिचुएशन कैसी है? किन सेक्टर्स से आपको ज्यादा डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है, किन ज्योग्राफी से रादर? बिकॉज ऑफ कोर्स आप टाइल्स में हैं, फॉसेट्स में हैं, यू हैव अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और रियल एस्टेट के प्राइसेस हम देख रहे हैं कैसे आसमान छू रहे हैं, और डिमांड की सिचुएशन वहां पर क्या है, तो ये कितना ट्रांसलेट हुआ है आपकी अर्निंग्स में? 2 साल पहले FY21 में जब कंपनी 1250 करोड़ टॉप लाइन की थी, तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि हम इंटरेस्ट रेट सिक्लिकलिटी और रियल एस्टेट सिक्लिकलिटी से जरूर निकलें। सो 2/3 हमारी सेल अभी जो है B2C है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, और 1/3 खाली इंस्टीट्यूशनल है। तो रियल एस्टेट की जो डेवलपर लेड डिमांड या गवर्नमेंट डिमांड से हम काफी एक्सटेंट तक इंसुलेटेड। और रियल एस्टेट एंड इंटरेस्ट रेट सिक्लिकलिटी चाहे जैसे भी हो, अब 350 से 400 करोड़ टॉप लाइन ऐड करना एनुअली इज पॉसिबल, और हमने डेमोन्स्ट्रेट कर भी दिया है। 1250 से 1440 और अब 1800। सो जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थी हमारी कि सितंबर 25 तक 2900 करोड़ की रन रेट पर हम जरूर पहुंच जाएंगे, वो CAGR अचीव हो रही। ओके मिस्टर बागला, ये भी जानना चाहूँगा, अभी आपने B2C और सीधे क्लाइंट्स के बारे में बात करी, अभी स्ट्रॉन्ग डिमांड कहाँ पर है एग्जैक्टली? क्योंकि बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हाइक का फेज आया, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल किस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड है? और मैं ये भी पूछना चाहूँगा सर कि जो हाई मार्जिन आपका जो एग्जैक्टली एक पोर्टफोलियो है जिसमें कुछ स्लीक डिज़ाइंस आते हैं, वहाँ पे डिमांड पिछले 6 महीने में कैसी रही है? थैंक यू वीरू जी। सबसे पहले तो जो इंक्रीमेंटल सेल्स हुए हैं वो इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही हुए हैं। जिस तरीके से एनुअल मार्जिन्स बढ़े हैं, जो 400 करोड़ ऑलमोस्ट सेल बढ़े हैं, वो सब प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ही हुए। सो आप देखिए सैनिटरी वेयर, फॉसेट वेयर इज ऑलमोस्ट 88% ऑफ आवर टॉप लाइन। और सेरा के तो कस्टमर्स ज्यादा रेसिडेंशियल में ही है, कमर्शियल डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन वहाँ जो नंबर ऑफ टॉयलेट्स की दरकार होती है वो काफी कम होती है। तो वो भी हमारा सेगमेंट जरूर है, लेकिन रेसिडेंशियल राइट फ्रॉम मिड इनकम हाउसिंग, प्रीमियम हाउसिंग, लग्जरी हाउसिंग अक्रॉस द कंट्री डिमांड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सबसे ज्यादा रिप्लेसमेंट डिमांड जो कि फुल MRP पे काम होता है, उसमें ना नेगोशिएटेड प्राइसिंग होता है, ना स्केल डाउन ऑफ प्रोजेक्ट्स होता है, ना जो मॉडल्स हैं वो डी प्रीमियमाइज होते हैं। सो रिप्लेसमेंट डिमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिमांड, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आयुष जी, गुड आफ्टरनून। 2 सवाल पूछने थे आपसे एक्चुअली। एक तो ट्रेंड क्या रहा है आपका बिटवीन सैनिटरी वेयर, टाइल्स और फॉसेट्स में एक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन? बिकॉज पहले आप मोस्टली सैनिटरी वेयर काफ़ी डोमिनेट किया करता था, वो थोड़ा फिर उसकी डिपेंडेंस कम हुई थी। और दूसरा, सैनिटरी वेयर में इस समय आपका करंट मार्केट शेयर क्या है, और क्या यहाँ से वो और आगे बढ़ सकता है? We are the largest player in sanitary ware in the country. 50 से 55% हमारी सेल टॉप लाइन की सैनिटरी वेयर से होती है, 30 to 35 फॉसेट वेयर से होती है, 2% वेलनेस से होती है और 10-11% टाइल से होती है। तो हम सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर हैं फॉसेट वेयर में, बट ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। और जो भी फॉसेट वेयर में हमारी मार्केट शेयर है, उससे हमारी इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 3 गुना है। So we are capturing a larger share of the growth in the overall faucet wear. और सैनिटरी वेयर में तो लास्ट 4 साल से आप देखेंगे हमारी टॉप लाइन इज द हाईएस्ट अमंग्स लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर्स। खासतौर से सैनिटरी वेयर में मार्केट शेयर क्या आपका और बढ़ा है? और खासतौर से वो GST की इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से भी आपने मार्केट शेयर लिया है? मार्केट शेयर तो क्या ये कोई थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेटेड नंबर्स बताएं तो दैट विल बी इवन बेटर रादर देन अस गिविंग आउट एनी काइंड ऑफ नंबर। लेकिन
सैनिटरी वेयर कंज्यूमर जो है वो 10, 12, 15 साल के लिए प्रोडक्ट खरीदता है, विच इज मेंटेनेंस फ्री। हमारी वारंटी भी 10 साल की है। फॉसेट में सेरा एक इकलौती कंपनी है जो 15 साल की वारंटी, फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी देती है। दोज आर द रीजंस जैसे मार्केट शेयर बढ़े जा रहा है हमारा। लेकिन अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए पूछा, यस, B2C कंज्यूमर जो रिप्लेसमेंट डिमांड है वो सब प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ ही है, एंड ऑल कंपनीज आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज रेवेन्यूज फ्रॉम दिस प्रीमियम सेल। फाइनली मैं आपसे मार्जिन्स पर ही वापस एक और सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़े, कुछ न्यू ब्रांड एम्बेसडर्स आपने ऑन बोर्ड किए तो वहां पर कुछ प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन एक बड़ा फैक्टर इस बीच हुआ है बिटवीन Q3 एंड Q4, जो किरिट पारेख की सिफारिशें थी वो लागू हुई हैं और वो लार्जली सभी गैस कंपनियां पास ऑन कर रहे हैं। अब गैस आप लोगों के लिए एक बड़ा इनपुट है, स्पेशली टाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। उसका कितना फायदा आप उठा पाएंगे और ये कितना फिर आपके मार्जिन्स पर रिफ्लेक्ट कर सकता है इन Q1 स्पेशली? हमारी एनुअल गैस बिल 48 करोड़ है। टाइल्स कंपनी की किसी की 300, 400, 500 करोड़ रुपए भी गैस बिल होती है। तो हमारे केस में मैक्सिमम बेनिफिट 5-6 करोड़ की इस साल हो सकती है। 48 माइट बिकम 42, 43, लेकिन जैसे थ्रूपुट बढ़े जा रही है तो पर यूनिट गैस घटे, लेकिन ओवरऑल एब्सोल्यूट नंबर में सिमिलर भी रह सकती है क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी और थ्रूपुट बढ़े जा रही है जी फैक्ट्रियों में। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट देन गैस आर ऑल दी अदर कॉस्ट लाइक लेबर, रॉ मटेरियल, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। चलिए बागरा साहब, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और ऑल द बेस्ट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। ओके, सेरा सैनिटरी वेयर एक्चुअली एक स्टॉक जिसने काफ़ी वेल्थ जनरेट की है। हम नॉर्मली थोड़ी कम बात करते हैं इन स्टॉक्स की, लेकिन पिछले एक दशक में इस स्टॉक ने आपको 30 गुना रिटर्न कमा के दिए और कभी भी ये स्टॉक जो है इवन वर्स्ट ऑफ द टाइम्स में कोई बहुत ज़्यादा इसमें मार्केट में करेक्शन देखी नहीं है। मतलब एक आध बार बस 12-13% की करेक्शन हुई है स्टॉक में, लेकिन अदरवाइज एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर जिसे कहते हैं। एक ब्यूटीफुल चार्ट इसका देखिए, 12 महीने का चार्ट देखिए और बहुत ब्यूटीफुल हर्षदा, ये 12 महीने का चार्ट है। इसका 12 साल का चार्ट देखेंगे ना, एग्जैक्ट सेम चार्ट 12 साल का भी है। ऑब्वियसली उसका वो मैग्निफिकेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन बहुत शानदार एक स्टॉक रहा है, वेल्थ क्रिएटर जिसे कहते हैं, मल्टीप्लायर रहा है। गौरांग सर, कोई व्यू आपका सेरा सैनिटरी वेयर को लेकर? एक समय पर कवरेज थी अनुज, लेकिन सभी लक्ष्य हासिल होने के बाद फिर से कवरेज नहीं निकाली थी हमने, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अभी जिस तरीके से मैनेजमेंट कुछ बातें बता रहे थे, खास करके हाई एंड लग्जरी फॉसेट प्रोडक्ट्स को लेकर के, और हम ये भी मानते हैं अनुज के सेरा सैनिटरी जैसी कंपनियां या फिर कजरिया सेरामिक जैसी कंपनियां हैं, ये एक बहुत ही काउंटर प्ले होता है। अगर आप रियल एस्टेट को ध्यान में रखते हैं तो ये मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट करता है। नया ऑर्डर मार्केट तो दुरुस्त है ही, उतना ही दुरुस्त है रिप्लेसमेंट मार्केट। अनफॉर्चुनेटली बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता क्योंकि फिलहाल कवरेज नहीं है। इंटरेस्टिंग ट्रेड ये साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके सामने। बात करते करते स्टॉक 1.5% ऊपर। अच्छा, कुछ ही देर में हम बात करेंगे एक तो आयशर मोटर्स की जिसके नंबर्स आने वाले हैं कल, साथ ही साथ सीमेंस, और ये दोनों स्टॉक्स थोड़ा सा अपना ट्रेंड मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आईटीसी में फिर खरीदारी जुड़ती हुई 426 के लेवल्स ये स्टॉक आपको दिखाता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर एक मोमेंटम जरूर देखने को मिला है। एक पॉकेट जहाँ पर इंटरेस्टिंग ट्रेड्स बनते दिखाई दिए हैं गौरांग, ऑटो एंसिलरी। संवर्धन मदरसन पर एक कॉल मानस ने दिया कुछ देर पहले। सुबह में हमने गैब्रियल इंडिया की बात की थी और वो स्टॉक अगर अभी इस समय स्क्रीन पर लेकर आए 2% ऊपर, जो सनरूफ सिस्टम्स में उतरने की तैयारी कंपनी कर रही है, वो एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लगा। कल परसों भी हमने देखा था कई सारे ऐसे ऑटो एंसिलरी वाले काउंटर्स थे जहां पर ट्रेंड तेजी का रहा है, गिवन द फैक्ट कि मारुति के लिए एक बेस्ट एवर साल उभर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी हम चर्चा कल कर रहे थे। दूसरी ऑटो कंपनियों में अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में आपकी क्या पोजीशनिंग है इस समय? हर्षदा, अगर आप ये मान के चलते हैं कि ऑटो सेक्टर का रुझान अच्छा होगा और आने वाले समय में बेहतर हो सकता है, तो ऑटो एंसिलरी, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ओईएम सेगमेंट कंपनीज या फिर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये भी पीछे नहीं रहेंगे। ये भी मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट करते हैं ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को। ऑटो एंसिलरी ओईएम सेगमेंट की अगर आप बात करें तो एक स्टॉक जो
शायद अभी अनुप जैसे बात कर रहे थे सेरा सैनिटरी को लेकर के, तो एक स्टॉक वहां पर ऑटो एंसिलरी में मेरी नजर में आया, वो है महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव। इसका 92 हफ्ते का लो, 52 वीक लो मेरे ख्याल से करीबन 170 के आसपास, अगर मेरी याददाश्त सही है तो मैंने देखा था, और स्टॉक 400 के ऊपर कामकाज कर रहा है। और जिस ग्रुप से जुड़ी हुई ये कंपनी हर्षदा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ अगर मुझे एक टायर कंपनी को चुनना होगा, तो आज जो करेक्शन आया, मेरे ख्याल से शुरुआत में इस कंपनी का जिक्र हुआ था अपोलो टायर्स, ये पसंद आती है। और अगर मुझे एक नीश प्ले ऑटो एंसिलरी ओईएम जो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कामकाज करती, तो वो होगी बॉश। और महिंद्रा सीआई ऑटो, ये दो ट्रेड्स जो इस समय पसंद है गौरांग शाह को। चलिए अब बैंकों की बात करते हैं। एक तो निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा, रिकवरी हुई 43,200 पर इस समय हम ट्रेड करते हुए, लेकिन 19 पॉइंट ऊपर रह गया है। तो ऊपरी लेवल से हम जो अब कुछ देर पहले 50 पॉइंट ऊपर थे, अब 20 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन पीएसयू बैंक इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वहां पर ज्यादा दबाव बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैंकों की ऐसा लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अनुमानित लोन घाटे की प्रोविजनिंग के लिए रिजर्व बैंक जल्द कुछ नियम लेकर आ सकता है, जहां पर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के नियमों में बदलाव होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आएगा, उसकी आंच पड़ेगी। कुछ रिफ्लेक्शन आज देखने को मिला है, जैसे हम कुछ देर पहले कैनरा बैंक भी मेंशन कर रहे थे, वहां पर कल से ही पोजीशंस अनवाइंड होती हुई ऑफ कोर्स दिखाई दी, वो बैन में है, आज फिर करीब 1% की तरफ फिसल रहा है। एग्जैक्टली क्या बदलाव आएगा, क्या इम्पैक्ट रहेगा, उस पर बात करते हैं। यतिन ने इनफैक्ट वो काफी डिटेल में वो रिपोर्ट पढ़ ली है। यतिन बताइए किस तरह का असर ये पड़ता हुआ दिखाई देगा अगर ये नियम बदलता है? तो देखिए हर्षदा, आरबीआई ने कंसल्टेशन पेपर लॉन्च किया था जनवरी 2023 में और बैंकों ने इस पे अपना फीडबैक दिया फरवरी 2023 में। ईसीएल क्या है? ईसीएल यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, और इसकी प्रोविजनिंग में जो ट्रीटमेंट होती है वो आरबीआई बदलाव करना चाहती है। अभी क्या होता है कि अगर कोई एसेट या कोई कस्टमर आपको 90 दिन तक पैसे नहीं देता तो उसको आप एनपीए घोषित करते हैं, और जैसे ही वो एनपीए हो जाता है उस पर आप रिक्विजिट प्रोविजनिंग लेते हैं। लेकिन अब ये प्रोविजनिंग एनपीए के बाद नहीं, एनपीए के पहले ही आपको लेना होगा, ऐसा आरबीआई अपने कंसल्टेशन पेपर में फ्लोट कर रहा है। और इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। आपको कितना एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो दिया हुआ लोन है वो खराब हो जाएगा, बैड लोन हो जाएगा, और उस बेसिस पे आप एक ईसीएल प्रोविजनिंग करेंगे। जो सुझाव है और जो एनालिस्ट लोगों को जानकारी मिल रही है बैंकों से, वो ये मिल रही है कि 1% से लेकर 2.5% के बीच में लोन बुक का आपको ईसीएल प्रोविजनिंग करना होगा। तो जो बाद में लोडिंग होती थी, अब ये फ्रंट लोडिंग हो जाएगी प्रोविजनिंग की। और क्योंकि आपकी बैलेंस शीट छोटी होगी या आप एक कमजोर बैंक है, छोटे बैंक है, तो आपको ये अपफ्रंट प्रोविजनिंग की वजह से प्रॉफिट पे असर होगा, आपके नेटवर्थ पे असर होगा। कितना होगा? मॉर्गन स्टैनली और सीएलएसए के हिसाब से नेटवर्थ का 5 से 20% के बीच में इंडियन बैंकिंग यूनिवर्सों को ईसीएल लागू होने पे इंपैक्ट आ सकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आप इतना प्रोविजनिंग कर रहे हैं पहले से ही, तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाएंगी। इसका मतलब ये है 2-3 सालों में आपको फंड रेज भी करना होगा, इक्विटी डाइल्यूशन भी करना होगा, उसके कारण भी आपको ये अर्निंग्स जो है डाइल्यूट हो सकती है। तो बहुत सारे पैमानों पे ये पाया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या पीएसयू बैंक से बड़ी वाली जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इन पे इंपैक्ट मिनिमल होगा क्योंकि बैलेंस शीट बहुत बड़ी है। लेकिन जैसे पीएनबी है, कैनरा बैंक है, जिनकी बैलेंस शीट छोटी है और ईसीएल के प्रोविजन इनको ज्यादा करने पड़ेंगे, तो इन पे सबसे ज्यादा असर होगा। और शायद इसीलिए आज मॉर्गन स्टैनली ने दोनों ही स्टॉक्स के टारगेट काटे हैं। पीएनबी को डाउनग्रेड किया है, टारगेट 55 से काट के 50 कर दिया है, और कैनरा बैंक का भी टारगेट 10% से ज्यादा इन्होंने काटा है। तो ईसीएल नॉर्म्स कब लागू होते हैं हमको पता नहीं, लेकिन आरबीआई की खासियत है अगर वो कंसल्टेशन पेपर फ्लोट करते हैं, और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया आरबीआई कह रहा है करने के लिए। यूएस में ईसीएल प्रोविजनिंग होती है, बड़े बड़े देशों में ईसीएल प्रोविजनिंग होती है। तो ये कहना कि लागू नहीं होगा, सरकार इसके पक्ष में नहीं है, बहुत सारे लोग इस पर स्टोरीज कर रहे हैं। ये बहुत फनी है क्योंकि आरबीआई जो है एक प्रोएक्टिव रेगुलेटर है, और ये जो ईसीएल नॉर्म है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, और शायद बैंकों को मौका दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आप 2.5% शुरू में ईसीएल प्रोविजनिंग कर दें, फेजेस में शायद ला सकता है आरबीआई, लेकिन क्योंकि कंसल्टेशन पेपर हो चुका है, फीडबैक भी रेगुलेटर को चला गया है, अभी एक क्वेश्चन मार्क है कब होगा। सब कॉन्फ्रेंस कॉल में एनालिस्ट लोगों का एक ही सवाल है, अगर ईसीएल लागू होगा
तो आपकी बैंक पे कितना असर होगा। और ये पिछले 2-3 कॉन्फ्रेंस कॉल जो हुए हैं उनमें सभी पीएसयू बैंक ने ये माना है कि ईसीएल प्रोविजनिंग अगर होगा तो इसका नेटवर्थ पे इंपैक्ट होगा, प्रॉफिट पे इंपैक्ट होगा। कितना होगा, कैसे होगा, वो तो आरबीआई डिसाइड करेगी। नॉर्म्स कभी लाती है, ये क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल यादीन, शुक्रिया। और हम डिस्कस ही कर रहे थे आज सुबह भी कि कुछ तो पीएसयू बैंकों में इशू रहा है। पिछले 4 दिन से लगातार जिस तरीके से इंडेक्स गिर रहा था, कल भी निफ्टी पीएसयू बैंक 1.5% नीचे था, आज सुबह भी 2% नीचे था। 4 दिन की लगातार लूजिंग स्ट्रीक पे था ये। तो अब वो क्लैरिटी हमारे सामने देखिए, वो 4 के 4 बिग रेड बार्स आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। गौरांग, आप इसे एज बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे या फिर एक थ्रेट टू द रैली, क्या अप्रोच होगी? अनुज, जैसे अभी मेरे ख्याल से यतिन बता रहे थे आने वाले समय में लागू होता है कि नहीं, व्हाइट पेपर डिस्कशन है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर लागू भी होता है तो हमारा मानना यह है जियोजित पर कि वित्तीय क्षेत्र में खास करके बैंकिंग सेक्टर में जो ऋण यानी कि क्रेडिट डिमांड है बहुत ही सक्षम रूप से आगे बढ़ेगी। और मैं एक भी बात हमेशा कहता हूं अनुज कि अगर हम ये सोचते हैं कि भारत नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान मेरे ख्याल से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र का होगा, बैंकिंग एंड एनबीएफसीज का, जिसको लेकर के हम बहुत ही सकारात्मक नजरिया देखते हैं। तो आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, क्या हम इस बाजार में इस कमजोरी में खरीदारी की मौके ढूंढेंगे? तो बिल्कुल ढूंढेंगे अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है। ओके, चलिए 4 का चौका शुरू करने से पहले एक स्टॉक और डिस्कस कर लेते हैं। आज सुबह मेंशन किया था हमने, मारुति लेकर आई है एक बार। 11वां दिन लगातार तेज़ी का मारुति में, और आज सुबह एक बार के लिए रेड में आया था हर्षदा। और जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, ये अब तक का सबसे लंबा विनिंग स्ट्रीक। इनफैक्ट 7,000 रुपये से रैली शुरू हुई थी, और 8,000 रुपये से, और 9,140। बहुत ही फिनोमिनल मूवी। देखिए लगातार आपको सिर्फ यहाँ पर ग्रीन बार दिखाई देंगे, और ये 1 महीने का चार्ट करीब 7% ऊपर। फिनोमिनल मूव, मतलब। और मारुति कोई छोटा स्टॉक नहीं है, बड़ा स्टॉक है। और इतनी तेज एकदम, मतलब पता नहीं है क्या बदला है, लेकिन शानदार मूव देखने को मिला। और मारुति पे खास बात यह है कि इसने टाइमली करेक्शन भी दिया है इन द रीसेंट पास्ट। बिल्कुल। तो मौका आपको मिला है, क्योंकि मुझे याद है वो टाइम जब ये 6,000 के आसपास दिखने लगा था, फिर लोग कह रहे थे कि शायद इसकी रफ्तार उतनी नहीं रहेगी, और तब जब आप सुनते थे कि 10,000 का या 9,500 का टारगेट अनबिलीवेबल लगता था, लेकिन आज नेली इट्स नॉकिंग ऑन दोस टारगेट। 3 साल की पेन देखी थी मारुति ने, मुझे याद अच्छे से, जब वो एक मेरे ख्याल अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई पे नहीं आ पाया ये स्टॉक। शायद लाइफ टाइम हाई इसका मेरे ख्याल से, अगर मेरी मेमोरी सही है, तो 10,000 के काफ़ी करीब था। और जो ये इसने लगाया था 2018 में, 2018 में ये गया था करीब 9700, तो क्लोजिंग हाई था ही दिसंबर 2017 में। और मेरे ख्याल से 10,000 के भी काफ़ी करीब गया था ये। 52 वीक हाई भी इसका 2022 में जो था, अभी भी ये उस लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाया। उससे पहले ऑफकोर्स इसमें एक 1 वे रैली हुई थी, जो तब एक मार्केट के 2 फेवरेट स्टॉक्स हुआ करते थे, मारुति और आयशर मोटर्स। अच्छे से याद है मुझे, तब 1700 से सीधा 10,000 तक ये स्टॉक गया था। लेकिन गाबा सर, मारुति पर कोई व्यू? शानदार मूव रहा है पिछले कुछ दिनों में। यस, काफी अच्छा लगता है मारुति। थोड़ा स्ट्रेस्ड है, लेकिन अब भी बरकरार है। 9141 पर ट्रेड कर रहा है। 9,200 एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट होना चाहिए। स्टॉप होगा करीब 9,120 का, खास नहीं है, लेकिन स्ट्रेस है, लेकिन अब भी है और मोमेंटम भी है। इट्स अ गुड स्टॉक। मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन आ जाता है तो बहुत अच्छा है। 9,500 भी देखेंगे, लेकिन उसके लिए साइडवेज करेक्शन टाइम वाइज या प्राइस वाइज या दोनों आ जाए तो बहुत ही अच्छा। ओके, ये मारुति पे आपका व्यू था प्रकाश सर। मीनवाइल प्रकाश सर ने इस कार्यक्रम की शुरुआत में, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, कि मुस्कुराहट से शुरुआत की है। ट्रेड पे किया गया था कोलगेट का एट 1580, आई थिंक दैट वाज ऑन स्पॉट। अभी कोलगेट जो है वो 1601 पे, 1602 पे डे हाई की ट्रिजेक्टरी पे। प्रकाश सर, इस वक्त स्क्रीन पे सिर्फ वाइब्रेट अगर कुछ कर रहा है तो वो है कोलगेट के अलर्ट्स एट डे हाई, एट डे हाई, एट डे हाई। कोलगेट इस वक्त आपके स्क्रीन पे। प्रकाश सर, ये होल्ड करें या फिर मतलब 1620 तक रखना है? अच्छा पैसा दे चुका है। बिल्कुल रखना है। ये सेफ स्टॉक है कोलगेट। ये और ब्रेकआउट मिला 7 दिन कंसोलिडेशन के बाद। ये स्लो मूवर है, वॉल्यूम्स कम होते हैं, लेकिन सेफ स्टॉक है। मुझे लगता है 1620 तक जाना चाहिए। अगर कोई इंट्राडे प्लेयर है तो टेक मनी ऑफ, कहाँ नुकसान होता है, लेकिन ब्रेकआउट तो मिला है। लेट्स फेस इट, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, बेहद खूबसूरत, बेहद अच्छा ट्रेड है। आपकी स्क्रीन पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ 1604। नाउ 4 का चौका पिक करते हैं, अब ट्रेड्स लेके शुरू करते हैं एक एक करके।
सस्ता ऑप्शन रीजनेबली अगर आप देखें प्राइस टिक ऑप्शन कौन सा है उससे बातचीत करते हैं। रुचित, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, मैं आज ऑप्शंस में स्ट्रेंथ के साथ ही जाना चाहूंगा, और वो स्ट्रेंथ महानगर गैस एमजीएल में अभी भी दिख रही है। कल रिजल्ट्स के बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में उसमें लॉन्ग पोजीशंस बनते हुए देखा, इनफैक्ट आज भी फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशंस हुए, तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि करंट लेवल्स पे भी एक अच्छा मूव ये सीरीज में और कंटिन्यू हो सकता है। तो 1100 का कॉल ऑप्शन 21 रुपए के आसपास जो चल रहा है वो खरीदारी की सलाह रहेगी। 13 रुपए के स्टॉप लॉस रख के 38 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, एमजीएल का 1100 का कॉल, 13 रुपए का स्टॉप, 38 रुपए के टारगेट, 21 रुपए करंट रेट। और आज सुबह मैनेजमेंट से बात हो रही थी एमजीएल की और वो काफ़ी पॉजिटिव थे और नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे। कल काफ़ी तेज़ी थी इसमें और आज भी सुबह एक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के बाद फिर एक फ्रेश मूव यहाँ पर और शानदार मूव। चलिए अब एफएनओ सुपरस्टार लेते हैं मानस से। मानस, तो देखिए जो पावर स्टॉक्स है, पावर एनर्जी स्टॉक्स है, वो डेफिनेटली चार्ट पे इस टाइम अच्छे लग रहे हैं। गेल की बात कर लीजिए, एनटीपीसी बढ़िया लग रहा है। लेकिन इस टाइम के लिए मेरा पिक पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड पे मैंने पहले भी रिकमेंडेशन दिया और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पावर ग्रिड अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 248 इसका ऑल टाइम हाई है। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 244.90 ये कैश लेवल्स है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 253 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 250 वाला कॉल ऑप्शन जो कि 3 रुपए 25 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। पावर ग्रिड का 250 वाला कॉल ऑप्शन 3 रुपए 25 पैसे ट्रेड हो रहा है, वहां खरीदारी करिए। 2 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और 5 रुपए 50 पैसे तक के टारगेट इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो पावर ग्रिड में एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए दिख रही है तेजी की तरफ। गाबा साहब बताइए चमत्कार। मुझे लगता है चार्ट का चमत्कार इस वक्त होना चाहिए अशोक लेलैंड। पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, हायर टाइम फ्रेम भी अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म में 148 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है 150 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 147। यस, अशोक लेलैंड। ओके, अशोक लेलैंड। चलिए ये हो गया चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा ले लेते हैं फिर गौरांग से। गौरांग जी बताइए क्या स्टॉक चुना आपने? अनुज भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, नाम है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। 910 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर है। अच्छी खासी ऑर्डर बुक है इनके पास और एग्जीक्यूशन को लेकर के मेरे ख्याल से जो गति है वो भी काफी तीव्र है। तो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रोड रिलेटेड किसी कंपनी में निवेश करना है तो HG इंफ्रा काफी पसंद आता है। तो HG इंफ्रा पर एक बाय कॉल आता हुआ, यह है मिड कैप फंड। चलिए फटाफट से मैं आपके लिए रिकैप कर रही हूँ। शुरुआत MGL के साथ हुई। रुचित का ये ट्रेड सस्ता ऑप्शन के तौर पर और इन्होंने 1100 का कॉल लेने की सलाह दी है। 38 का टारगेट रहेगा, 13 का स्टॉप लॉस रखिए। वहीं पावर ग्रिड रेडार पर आया है मानस के। मानस को लगता है 253 तक के लेवल्स दिखाएगा ये काउंटर। 244 के आसपास आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, चाहें तो 250 का कॉल भी ले सकते हैं। गावा साहब ने जो ट्रेड पिक किया है चार्ट का चमत्कार के तौर पर वो है अशोक लेलैंड। 150 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी की और 147 के आसपास स्टॉप लॉस। और फिर आया HG इंफ्रा जो है गौरांग का पिक का 0.38% के रिटर्न्स यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मिड कैप फंडा के तौर पर ये पिक हुआ है। इस बीच एस्कॉर्ट्स के नतीजे आ गए हैं, ये पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मुनाफा घटा है, 202 करोड़ से घटकर करीब 185 करोड़ रहा। आय भी आप देखें, आय में इजाफा है। हाउएवर 2183 करोड़ की आय कंपनी ने दरअसल की है पोस्ट। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से ध्यान दीजिएगा कि M&M के भी जब बात हो रही थी बिक्री के आंकड़े, और जो भी बिक्री के आंकड़े हमने देखे थे इस महीने के या फिर पिछले महीने के राधा, उन सब में ट्रैक्टर सेल्स थोड़ी सी फीकी रही हैं, इसीलिए कुछ प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो वो कोई बड़ा सरप्राइज है नहीं। मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट, 10.8% के मार्जिन्स, एक्सपेक्टेशन था 9.1% के मार्जिन्स आएंगे, तो उम्मीद से बेहतर। ऑपरेशनल फिगर अगर आप देखेंगे तो 236 करोड़ का एबिट दरअसल कंपनी ने पोस्ट किया है, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी 199 करोड़ की, तो वहां पर एक बीट है, तो मार्जिन्स भी एक बीट। और साथ ही साथ अगर आप रेवेन्यू के आंकड़े को कंपेयर करें तो हमारी उम्मीद इससे बेहतर थी। इनफैक्ट 2198 करोड़ के अनुमान के सामने 2183 करोड़ का जो आंकड़ा आया है। ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी 185 करोड़ पर आई, घटा जरूर है मुनाफा, और एक्सपेक्टेशन घटने का था, लेकिन हम अनुमान लगा रहे थे कि 178 करोड़ तक वो प्रेशर आएगा मुनाफे पर, और उसके सामने 185 करोड़।
तो उम्मीद जो थी उससे तो बेहतर प्रदर्शन डेफिनेटली है। अच्छे नंबर्स हैं एस्कॉर्ट्स के और मार्जिन नंबर तो बहुत ही अच्छा है हर्षदा। मेरे ख्याल से 1% से ज़्यादा से बीट किया मार्जिन परफॉर्मेंस को। और अब ये स्टॉक में अगर आप देखें, पोजीशनिंग देखें अगर इस स्टॉक की, तो काफ़ी बुलिश रही है। हालांकि आज थोड़ा सुबह गिरा जरूर था, लेकिन नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, जो एस्टिमेट थे उसके हिसाब से। लेकिन पोजीशनिंग जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग रही। तो देखते हैं स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है यहाँ से। मानस, चार्टिकली कोई व्यू एस्कॉर्ट्स को लेकर? देखिए, एस्कॉर्ट्स में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। करीब 4 सेशन से अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको कंसोलिडेशन दिखेगा। लेकिन वीकली चार्ट पे ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक ये 2000 के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक मेरे हिसाब से हर गिरावट पे खरीदारी करनी है, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न वीकली और मंथली चार्ट पे है उसके हिसाब से 2220 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो हर गिरावट पे खरीदारी करनी है और 2000 के स्टॉप लॉस पोजिशनल बेसिस पे लगाना है। ओके, नंबर्स के बाद स्टॉक रिकवरी में हल्का सा आया था, करीब करीब 2090 का एक हाई लगाया। अभी अगर आप देखें टिक्स में अभी करीब 2071 पे। तो अभी लगभग आप समझ लीजिए 3 स्टॉक पे चर्चा हुई, मारुति पे, एस्कॉर्ट्स पे। बट इस वक्त अशोक लेलैंड एक लीड लेता हुआ एट डे हाई। और अगर आप आज के वाइडेशंस को देखें ऑटोमोबाइल्स में, तो लगभग 2% का वाइडेशन हुआ है अक्रॉस द मार्केट। अशोक लेलैंड में आज शॉर्ट कवर हुआ है, ओआई घटा है, प्राइस बढ़ा हुआ है। एक बार के लिए सतपुते जी अशोक लेलैंड पे अपना टेक दीजिएगा। अच्छा मूव है और एक बड़ा सप्लाई जोन 145 का ये पार कर दिया इसने। अभी कोई कॉल 150 की या फिर 155 की स्ट्राइक की पकड़ सकते हैं क्या? क्योंकि मैं देख रहा हूँ 140 की और 145 की 2 पुट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, अच्छी पुट राइटिंग हो रही है। 150 की कॉल लेना क्या एक सही ऑप्शन ट्रेड होगा? आई थिंक लेना चाहिए। मैं 1 मिनट में जब ओके रेट मिल गया 2.75, अगर हम 150 का कॉल ऑप्शन लेते हैं अशोक लेलैंड तो यस 75 पैसे पे मिल रहा है, तो यस हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। देखिए पैटर्न बढ़िया है। जो ट्रेंड एनालिसिस अगर आप करें तो क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम दिखता है। और यहाँ पे देखिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस यानी जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 152 इनिशियली एंड देन 156। स्ट्रक्चर देख के लगता है कि स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो यहाँ पे 150 का कॉल ऑफ करीबन ₹2.75 के आसपास मिल रहा है, इसे आप बाय करें। स्टॉप लॉस रख के आप करीबन ₹2 का या ₹2 विल बी मोर देन इनफ। और जो टारगेट सेट करना है वो करीबन 4 साढ़े 4 का करके चले। प्रोबेबली ये 5.5 तक भी जाएगा, क्योंकि एक गैप बना है। अगर आप ऑप्शंस का चार्ट देखें तो वहां पे एक गैप भी दिखता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से मेरे हिसाब से 70-80 पैसे का रिस्क है और रिवॉर्ड बढ़िया बनता है। तो बाय अशोक लेलैंड 150 कॉल, टारगेट इनिशियली वो ₹4.5 के आसपास का टारगेट सेट करके काम करें। लेलैंड में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली, और गावा साहब भी इसी को रेकमेंड कर रहे थे, जहां पर उन्होंने टारगेट भी दिया चार्ट का चमत्कार में 150 का। आप 150 की कॉल लेने की सलाह राजेश सातपुते की तरफ से। चंदन तापड़िया इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। चंदन, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। जी नमस्कार। देखिए बाजार में सिलेक्टिव थीम, सिलेक्टिव स्टॉक्स वर्क कर रहे हैं। मेरा फोकस रहेगा बीपीसीएल। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में पॉजिटिव रुझान है और इनमें यहाँ पे लोगों के बिल्टअप भी देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकली देखें तो 4-5 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 369 370 के ऊपर 4 दिन से टिक नहीं पा रहा था और आज द लास्ट टिक में इसके ऊपर जा रहा है, तो मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो बीपीसीएल हमारी तरफ से ट्रेड रहेगा। मौजूदा लेवल पे ले 364 का सपोर्ट, ऊपर में लगभग 385 390 के टारगेट। ओके, चलिए, तो ये बात होगी बीपीसीएल की। राजेश जी के पास एक कॉल है, वो लेते हैं, उसके बाद सुमित के पास जाएंगे और नंबर्स का प्रीव्यू करेंगे। राजेश जी। अनुज जी, देखिए मेरी नजर है सिप्ला पे। सिप्ला इनफैक्ट यहाँ पे बहुत दिनों से मैं इसको वॉच कर रहा हूँ। इसने अपने 50 में को तोड़ने के बाद एक कंसोलिडेशन दिया और एक जनरली सिप्ला के चाल लेट आ आती है। तो देखिए सिप्ला बाय करे, स्टॉप लॉस रखें 938 का और जो टारगेट सेट करना है वो रहेगा 965 का। सो यहाँ लेवल से आप कह सकते हैं कि ₹20 का मूव सिप्ला में आना चाहिए। स्लो मूवर है लेकिन चलता है। ओके, चलिए, स्लो मूवर है लेकिन चलता है, तो सिप्ला पर नज़र रखेंगे। अब एक काम करते हैं, सुमित के पास चलते हैं, बड़े नंबर्स आने वाले हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। एशियन पेंट्स से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलिए एशियन पेंट्स के साथ ही शुरुआत करेंगे और ये क्रूशल जंक्चर पर है, क्योंकि ये रिसेंटली ही करीब 10 दिन में ही 2700 रुपये चलता हुआ शेयर आज आपके सामने 3000 प्लस के ऊपर कामकाज कर रहा है। तो बढ़िया तेजी से दिखाई है। उसके बाद अब नंबर आएंगे।
मुनाफा 1110 करोड़ रुपए इस तिमाही में रहने का अनुमान है, 990 करोड़ रुपए के सामने। बीटा फ्रंट पे 1440 करोड़ से बढ़ के 1740 करोड़ रुपए कंपनी का नंबर आने का अनुमान लगाया जा रहा है बाजार के अंदर। साथ ही साथ मार्जिन 20%, 18% से बढ़कर इस तिमाही में रहेंगे और मुनाफे जो एबिटा फ्रंट है 8630 करोड़ रुपए, 7890 करोड़ रुपए के सामने आंकड़ा आएगा। तो वाई बेसिस पे नंबर्स अच्छे रहेंगे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी नंबर्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर आप काउंट करके चलोगे। घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ 8% के मुकाबले 6% वाई बेसिस पे और 0% के मुकाबले 6% क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आने का अनुमान है। सीक्वेंशियल बेसिस पे यहां पर वॉल्यूम ग्रोथ में एक अच्छा जंप आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। पीडीलाइट के नंबर्स में उन्होंने बात मेंशन की कि इनपुट कॉस्ट का मेजर इंपैक्ट जो है अब बेनिफिट दे रहा है, जो पिछली बार नहीं दे गया था। तो शायद यहां पर भी कुछ इसी तरह का इंपैक्ट हो, इसलिए ग्रॉस मार्जिन में और ज्यादा सुधार इस क्वार्टर में रहने का अनुमान बाजार लगा रहा है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कि मेजर इनका प्रोडक्ट है, उसकी कीमतों में करीब 11% की गिरावट वाई बेसिस पे देखने को मिली है। हालांकि सीक्वेंशियली वो 4% बढ़ी भी है, इसीलिए वो सीक्वेंशियली फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है। लेकिन अर्बन सेमी अर्बन स्पेस पे कैसा डिमांड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ लास्ट क्वार्टर में इनके होम फर्निशिंग बिजनेस के अंदर बहुत मेजर डिप था, वहां पे अगर कोई पिकअप आ गया तो नंबर्स को रोबस्ट बना सकते हैं। वैसे पोजीशनिंग थोड़ा चला है, तो उस हिसाब से आप स्टॉक को देखना होगा। ओके, तो इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव कि पिडिलाइट की कमेंट्री जो ज़्यादा बेहतर थी, उससे क्या कुछ पिकअप आता है एशियन पेंट के नंबर्स में भी। लेकिन लार्जली आप ध्यान दीजिए, एशियन पेंट में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, स्टॉक एक लार्ज अंडर परफॉर्मर रहा था। रुचित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी एशियन पेंट में? प्री नंबर स्टॉक अभी भी शांत है। ओवरऑल ग्रेजुअल रिकवरी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है, बट लेकिन ऑलरेडी स्टॉक का में देखेंगे तो 2850 2900 का जो सपोर्ट है उसके काफी ऊपर है। तो मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा यहाँ पे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। बट यस, किसी ने निचले स्तरों से लिया हुआ एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो वो वेट कर सकते हैं रिजल्ट्स के आउटकम के बाद का रिएक्शन का। ऊपर 3100 के आसपास स्टॉक का नेक्स्ट रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। इस समय खरीदे नहीं, पोजीशन है तो होल्ड कीजिए और कल ऑफ कोर्स नंबर्स एनालाइज करके एक ज्यादा क्लियर व्यू आता हुआ दिखाई देगा। स्पीच आयशा के भी नंबर्स का इंतजार है कल, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है सुमित? देखिए, वाई बेसिस पे यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे आने का अनुमान बाजार लगा रहा है। करीब 3681 करोड़ की सेल, 3100-3200 के सामने ये 3600-3700 करोड़ रुपए की सेल्स आएगी। मुनाफा 26% बढ़ने का अनुमान, 770 करोड़ रुपए इस तिमाही में मुनाफा आ सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 750 से 950 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर देखने को मिलेगा। हालांकि मार्जिन फ्लैट रहेंगे। वाई बेसिस पर इनकी वॉल्यूम ग्रोथ में डिसेंट बढ़त देखने का अनुमान है, 18% के आसपास की बढ़त रहेगी। 2,19,000 यूनिट्स वॉल्यूम के तौर पे आप देख सकते हैं। जो हंटर है उसके बिजनेस में थोड़ा चिप शॉर्टेज का इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अदरवाइज कंपनी के जो वॉल्यूम है वो अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी चिप शॉर्टेज पहले कंपैरिजन में काफ़ी कम हुई है। एक्सपोर्ट ग्रोथ करीब 4% के आसपास इस बारी बढ़ने का अनुमान है। रॉ मटेरियल प्राइसेस का घटना, इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट इनके मार्जिन पर रहेगा, लेकिन वो कितना बढ़ता है कितना फ्लैट रहता है उस पर नजर रखनी होगी। लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर जो है वो बिल्कुल फ्लैट, वाई बेसिस पे बेहतर साइड पे नंबर आप देख सकते हैं। ये बात आपके लिए आयशा की भी उभर कर आ रही है। अच्छा, लगे हाथ सीमेंस की भी बात कर लेते हैं। सुमित, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, सीमेंस सही जंक्चर पर है, क्योंकि ऑलरेडी एबीबी के नंबर आ चुके हैं बहुत रोबस्ट, एलएनटी के नंबर्स अवेटेड हैं और सीमेंस के नंबर आने हैं, जबकि स्टॉक चला है एबीबी के नंबर से क्यूज लेकर। 4250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, 12% की बढ़त और मुनाफे में 24% का एक जंप। तो बेहतर साइड पे नंबर वाई बेसिस पर आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं। एबिटा फ्रंट पर करीब 530 करोड़ का एबिटा और मार्जिन 12-12.5%, जो कि फ्लैट रहेंगे। लेकिन ईबीटा बढ़ने का अनुमान है 530 करोड़ रुपए के आसपास का ईबीटा रहेगा। एनर्जी, मोबिलिटी, डिजिटल, ये तीनों वर्टिकल इनके लिए बेहतर करके जाएंगे। ऑर्डर बुक बेटर साइड पर अनुमान है मैक्वेरी का करीब 26,000 करोड़ रुपए के आसपास के एक ऑर्डर इनफ्लोज रहेंगे और कोर ऑर्डर जो रहेंगे वो करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास के ये भी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ओवरऑल कमेंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस को लेकर, डोमेस्टिक बिजनेस को लेकर ये कुछ चीज़ें इनको आपको नजर रखनी होगी। एक और बात जो कि नोटिसेबल है कि सीमेंस जो है वो अपने सेकंड क्वार्टर के नंबर देगा। ये दूसरा कैलेंडर फॉलो करता है, इसलिए सेकंड क्वार्टर का नंबर देगा, उस लिहाज से भी आप सीमेंस पर नजर रखेंगे। ओके सुमित, शुक्रिया फिर ये सारे के सारे प्रीव्यूज हमारे सामने रखने के लिए। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय जुड़े हैं। दीपक, गुड आफ्टरनून और शुक्रिया जुड़ने के लिए। शुरुआत मैं करूँगा HDFC ट्विंस के साथ। फ्राइडे को जो एक मिनी एक्सीडेंट हुआ स्टॉक्स में, फिर मंडे को रिकवरी आई, आपका व्यू क्या है इन स्टॉक्स को लेकर अब?
इट्स इंटरेस्टिंग है अनुज। फर्स्टली थैंक्स फॉर आप बुलाने के लिए आपके शो पे। जो HDFC ट्विन्स है, जो उनका मर्जर होने वाला है, उसमें काफी इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि वो इतनी ज्यादा बड़ी हैं दोनों कंपनीज। तो इनके जो हमारे इंडेक्सेस में जो क्या वेट होगा मर्जर के बाद, इसका वैसे इंडियन इंडेक्सेस तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मर्जर हो जाएगा और जो वेट होगा वो फ्री फ्लोट के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन फॉरेन इंडेक्सेस में उन्होंने ऐसा अभी कोई रूल रखा है कि फॉरेन पार्टिसिपेशन के बेसिस पे उनका लिमिट चेंज किया जाएगा। तो जो मर्ज्ड एंटिटी है वो HDFC बैंक और HDFC को मर्ज करने के बाद लोगों का एक्सपेक्टेशन ये था कि उनका जो वेट होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन विद व्हाट इट वाज अर्लियर। लेकिन कोई नए रूल्स जो आए थे, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उसका जो पहले अंदाजा हमने लगाया था उसका 50% ही होगा वेट। तो वेट उनका उन दोनों का कम होगा। अगर उन दोनों का वेट कम होता है तो करीबन $150 मिलियन जो अभी इंडेक्सेस में, अभी इंडेक्स फंड्स में है, फॉरेन इंडेक्स फंड्स में, उस $150 मिलियन को आई थिंक की सेल होगी। उसी की वजह से स्टॉक 4.5% गिरे। इससे कोई फंडामेंटल्स का कोई नाता नहीं है, मतलब कोई भी कुछ बुरा नहीं हुआ है इस कंपनीज में, बट फिर भी क्योंकि इंडेक्स फंड्स को मजबूरी बेचना पड़ रहा है क्योंकि वेटेज चेंज हुआ है, इसीलिए वो स्टॉक्स गिरे हैं। वैसे सिचुएशन ये है कि अगर जब मर्जर हो जाएगा तो हमें थोड़े जो मेन चीजें हैं उनके इफेक्ट का पता लगेगा, क्योंकि HDFC अभी लैंड फाइनेंस कर सकती है। HDFC बैंक के मर्जर के बाद वो लैंड को फाइनेंस नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा ऐसे 2-3 चीजें हैं जो HDFC एज एन NBFC कर सकती है, लेकिन HDFC बैंक एज अ बैंक नहीं कर सकती। तो ये दोनों मतलब ये इसमें ग्रोथ का कितना इम्पैक्ट होगा और ये मार्केट में भी कितना इम्पैक्ट रहेगा, ये थोड़े मतलब 2-3 क्वार्टर्स बाद ही पता चलेगा। बट ओवरऑल आई थिंक दोनों मर्जर रेशियो के साथ ही हैं। बहुत बड़ा बैंक बनेगा अगर जब ये दोनों मर्ज होंगे तो आई थिंक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीजें का न्यूज आना बाकी है, तो हम अभी अवॉइड कर रहे हैं जब तक कि क्लैरिटी आए का इंतजार ऑफ कोर्स हम देखेंगे मर्जर के बाद किस तरह का प्ले आउट रहता है। गुड आफ्टरनून दीपक। बैंक्स की बात हुई है तो आज का जो हॉटेस्ट टॉपिक है ये ECL की जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लाइन की क्रेडिट लॉस की जो प्रोविजनिंग अब बैंकों को करनी पड़ेगी। हालांकि कुछ बैंक कह रहे हैं कि RBI की गाइडलाइन आने दीजिए तब समझेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत असर देखने को मिला है आज PSU बैंकिंग स्टॉक्स में। और एक चीज आपको याद होगी कि पोस्ट कोविड The PSU banks had a very good run और हमने एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखी थी, बहुत सॉलिड फुटिंग पर थे। और अब ये इनफैक्ट एक थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर ऑफ सॉर्ट्स आ रहा है। क्या ये डिसलॉज कर सकता है उस रन रेट को कंप्लीटली इन बैंकों में? आपकी अप्रोच क्या रहेगी इन द लाइट की कुछ आएगा यहाँ पर और लोगों को प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है एक्सपेक्टेड लॉस की? तो हर्षदा, एक्चुअली ऐसा होना ही चाहिए था कि बैंक्स ने पहले ही अपने लॉस रेशियोज का अंदाजा लगा के कि अगर कोई डिफॉल्ट कर रहा है लेकिन अभी तक उनके 90 दिन नहीं हुए डिफॉल्ट करके, एक्सपेक्टेडली उनके पहले ही प्रोविजन ले लेना चाहिए था। लेकिन PSU बैंक में यूजुअली ऐसा होता नहीं है, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि 90 डेज के बाद ही लेंगे। और अभी देखने को ये मिल रहा है कि अगर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ज्यादा है क्योंकि उनके दूसरे पैरामीटर्स के हिसाब से, तो उनको पहले ही प्रोविजन लेना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट वैसे अगर देखा जाए तो नहीं होना चाहिए उतना ज्यादा, लेकिन PSU बैंक्स में ज्यादा है क्योंकि वो जो RBI के करंट रूल्स हैं वो काफी थोड़े से और लैक्स हैं इन कंपैरिजन विद यूजिंग ECL। तो आई थिंक दे विल गेट इम्पैक्टेड द मोस्ट। प्राइवेट बैंक्स में उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि वो अपफ्रंट प्रोविजंस ले लेते हैं जहां पे लॉसेस पहले देखने को मिल जाती है, एटलीस्ट इन सम ऑफ द प्राइवेट बैंक्स। क्यों, लेकिन आई थिंक ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियल में हलचल मचेगा, क्योंकि आई थिंक लोग थोड़े से और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और इनिशियल एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लिमिट्स थोड़े ज्यादा होंगे। फिर RBI को थोड़ा सा फिर वो अप्रोच करेंगे, बैंक्स कहेंगे कि देखिए इतना तो नहीं ले सकते हम लोग, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए।
और फिर वो टाइम दिया जाएगा। तो दैट वे इट इज गोइंग टू हैपन ओवर सम टाइम। लेकिन इस टाइम पे लार्ज प्राइवेट बैंक्स आई थिंक वही बेस्ट हैं। बाकी में ईसीएल के आने के बाद काफी मतलब अनसर्टेनिटी है कि कितना होगा, कितने मैग्नीट्यूड का होगा लॉस, और किस तरह से वो प्रोविजंस लेंगे। दीपक, अभी आपके इस कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले हम मारुति को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। अगर मैं सिर्फ, क्योंकि ऑटो में इस वक्त टू व्हीलर में तो सब पैसा कमा रहे हैं, टीवीएस एट ऑल टाइम हाई, बजाज ऑटो एट ऑल टाइम हाई, बट पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बिटवीन टाटा मोटर्स जो कि एक ग्लोबल ऑटो कंपनी है या फिर M&M या मारुति में से आप क्या पिक करना चाहेंगे? सबके पास एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है। टाटा मोटर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ईवी पोर्टफोलियो, मारुति की बहुत बड़ी प्रेजेंस नहीं है 2000 सीसी में या फिर एसयूवी डिवीज़न में, और M&M का बीते 2 साल का प्राइस परफॉर्मेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग रहा, स्ट्रॉन्ग एसयूवी पोर्टफोलियो। यहाँ पे इस लेवल पे एग्जैक्टली आप क्या बाय करना चाहेंगे? सो ऑनेस्टली वीरेंद्र जी, मेरा जो हमारे पोर्टफोलियो में M&M है, टाटा मोटर्स एक्चुअली अब ग्लोबल प्ले हो गया है, तो यहाँ पे इंडिया का इम्पैक्ट कम है, JLR और वर्ल्ड वाइड का इम्पैक्ट ज्यादा है, और वहाँ पे काफी रिसेशनरी इम्पैक्ट है। लोन्स के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं बाहर क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हुए हैं, और डिमांड भी थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। तो वहाँ ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं होगी, स्पेशली इन सम एरियाज, स्पेशली इन चाइना। सो टाटा मोटर्स को हम इसलिए अवॉइड करेंगे, नॉट फॉर द इंडियन बिजनेस। इंडियन बिजनेस अच्छा भी करेगा तो उनके बिजनेस में काफी मतलब लो इम्पैक्ट है ओवरऑल। मारुति जो है पेट्रोल एंड स्मॉल व्हीकल्स है, M&M जो है डीजल एंड लार्जर व्हीकल्स है। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज आता है डीजल के बारे में, अगर डीजल इंजन फेज आउट करना चाहते हैं एज अ होल, देन M&M को थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा। लेकिन इन जनरल हमें ये देखने को मिल रहा है कि आई थिंक एसयूवीज जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है, मारुति उसमें ज्यादा प्ले नहीं करती है। तो जो उनके एसयूवीज और एमयूवीज है महिंद्रा के, एंड देयर कमर्शियल व्हीकल स्पेस, प्लस महिंद्रा का ये भी है कि वो प्रोमोटर कंपनी है काफी दूसरे कंपनीज की, जिसमें जैसे टेक महिंद्रा हुआ, महिंद्रा लाइफ हुआ, महिंद्रा हॉलीडेज हुए, महिंद्रा CIE हुआ। तो ये जो सारी और लिस्टेड कंपनीज है उसके प्रोमोटर हैं, तो उनका भी कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स एक तरह से उनके पास कंसोलिडेट होके आता है। तो इसलिए हम M&M को प्रेफर कर रहे हैं अभी, कि ऑटो साइकिल जब तक बढ़ेगा नहीं, सम ऑफ दीज अदर बिजनेसेस विल हेल्प देम, बट जब ऑटो साइकिल वापस आएगा तो उनकी जो स्पेस है डीजल, मल्टी यूटिलिटी एंड स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स और जो कमर्शियल ट्रक्स हैं, उनमें उनमें सबसे पहला इम्पैक्ट होगा। मारुति का इनफैक्ट अभी जो सेल्स आया है वो नंबर 2020 जो कोविड से पहले ईयर था उससे सिर्फ 10% ज्यादा है। अगर सेल्स देखा जाए तो 3 साल में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी, इट्स नॉट वेरी मच इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और उनकी जो सेल्स नंबर्स है, वॉल्यूम्स, वो भी अभी 2018 के मुकाबले में मतलब कम ही है इन कंपैरिजन। तो मुझे लग रहा है आई थिंक M&M इज द बेस्ट टू प्ले अमंग द 3। हमने खरीदा हुआ तो हम बायस्ड है। ठीक है, चलिए मार्केट है डेज हाई इस समय, एक बार निफ्टी लेकर आइए एग्जैक्ट डे हाई पर इस समय हम। और सुबह का जो एक माइनर एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से एक शानदार रिकवरी। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट अब डे हाई पर 43,375 हाई था, 43,328 पर इस समय बैंक निफ्टी। तो एक शानदार मूव इस समय इन स्टॉक्स, इन दोनों इंडिसेस में आपको दिखाई देगा। और इवन SBI में भी रिकवरी है, लेकिन तेज़ी को स्पॉन्सर किया पूरी तरीके से HDFC ट्विंस ने। और दोनों के दोनों स्टॉक्स HDFC और HDFC बैंक इस समय डे हाई पर, और शानदार मूव यहाँ पर। ITC ये भी एक स्टॉक है जो अच्छा कर रहा है। बाय द वे वो एस्कॉर्ट्स अब इस समय थोड़ा कोलैप्स कर रहा है, थोड़ा पोजीशनिंग का इम्पैक्ट है क्योंकि काफ़ी रैली ऑलरेडी इसमें हो चुकी थी। अच्छा दीपक, NBFCs और यहाँ पर खासतौर से मैं 3 स्टॉक्स पर आपका व्यू चाहूँगा। बजाज फाइनेंस जिसमें एक बड़ी रैली आई, चोलामंडलम जिसके इतने शानदार नंबर्स थे, और मन्नपुरम जहाँ पर वो ED का एक्शन हुआ और एक स्टॉक कोलैप्स हुआ। क्या व्यू होगा आपका? तो आई थिंक जो बजाज फाइनेंस और चोला हैं वो मतलब थोड़े से कंपैरेबल हैं इन द स्पेस दैट दे आर इन। लेकिन बजाज फाइनेंस की जो वैल्यूएशन है वो काफी हाई है इन कंपैरिजन। चोला एक्चुअली ऑलमोस्ट रीच कर रहा है उसी लेवल पे
लेकिन जो चोला ने लास्ट 2-3 क्वार्टर्स, इनफैक्ट लास्ट ईयर में जो ग्रोथ दिखाई है वो काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। बजाज फाइनेंस ने भी काफी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन उनके वैल्यूएशंस चोला से ज्यादा थे। तो आई थिंक इन दोनों में अगर मैं मुझसे पूछा जाए तो दोनों काफी एक्सपेंसिव हैं। आई वुड बी लिटिल केयरफुल ऑफ पुटिंग अ लार्ज पोजिशन। आई थिंक इनमें पोजीशन बनाना चाहिए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रादर देन ऑल एट वंस, क्योंकि टाइम मिलेगा आपको। आपने देखा है बजाज फाइनेंस भी 5,700 तक चला गया था और फिर अब थोड़ा सा रिकवर हुआ है। हाई इज स्टिल 7,000 प्लस। सो आई थिंक वहां पे पोजीशन बिल्ड करने के लिए टाइम अच्छा है। बिग एनबीएफसीज दे कैन इजीली रेज कैपिटल, क्योंकि उनके डेट मार्केट्स में काफी मतलब वो काफी आसानी से कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो उनका फायदा होगा कंपेयर टू स्मॉलर एनबीएफसीज। नाउ मनप्पुरम हैज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम की एमडी की जो एक पास्ट कोई तो प्रॉब्लम हुआ था, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ 10 लाख रुपए का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उन्होंने रेड किया हुआ है या कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है। पर ये चीज हमारे पास एक पोर्टफोलियो में है मनप्पुरम, और हम इसको केयरफुली देख रहे हैं, लेकिन इसमें बिजनेस का इम्पैक्ट तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे पास में हमने देखा है कि कभी जब भी कोई पॉलिटिकल सिचुएशन आ जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल वेंडेटा किसी कंपनी के अगेंस्ट लेना चाहता है, तो कंपनी काफी टाइम तक मतलब थोड़ा सा सफर ही करती है मार्केट में, जब तक कि ये सॉर्ट आउट ना हो जाए। तो वो एक तरह से एक वार्निंग है सबके लिए। हमने तो लोअर लेवल्स पे खरीदा है, तो हम फिर भी वेट करके देख रहे हैं कि रिजल्ट में और सिचुएशन में क्या चेंज होगा। पर आई वुड से एनीबडी एल्स थोड़ा सा कॉशन लेके ये आइए, क्योंकि ये चीजें जो है वो 6 महीने 1 साल तक रिजॉल्व नहीं होती हैं। कभी कभी और अनलेस कोर बिजनेस बहुत अच्छा करता है देन फिर वो ऑफसेट हो जाता है। नहीं तो फिर ये प्राइस हमेशा ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी के हिसाब से मतलब वो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। सो आई वुड से न्यू एंट्रीज बी केयरफुल, दैट्स ऑल। तो नया पैसा लगाने से थोड़ा सा बचे, स्पेशली मनप्पुरम के केस में। दीपक, आजकल सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो ओएनडीसी की है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा जोमेटो स्विगी पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि खटिया खड़ी हो जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ओएनडीसी अपने प्लेटफॉर्म पर ज्यादा लोगों को लाना चाहता है, इसीलिए डीप डिस्काउंट्स दे रहा है। इवेंचुअली आपका स्टांस क्या रहेगा, स्पेशली जोमेटो को लेकर, कंसिडरिंग वो एक लिस्टेड एंटिटी है। इस बीच हमने देखा इन्वेस्को ने कैसे मार्क डाउन किया है स्विगी के वैल्यूएशंस। नाउ डज जोमेटो हैव टू कम डाउन टू द स्विगी वैल्यूएशन, या फिर स्विगी अब जोमेटो के वैल्यूएशंस के आसपास अब आने लगा है? वो एक लॉजिकल डिवैल्यूएशन हुआ है उस एंटिटी का। हाँ जी, एक्चुअली ऐसे है कि ये प्राइवेट एंटिटीज जो हैं, इन कंपनीज के जो शेयर होल्डिंग है, जैसे इन्वेस्को का शेयर होल्डिंग है, वो पब्लिक कंपनी की तरह नहीं है। उनके पास ज्यादा राइट्स होते हैं कंपेयर टू अदर शेयर होल्डर्स, कि वो कहते हैं कि देखिए आप कंपनी को बेचोगे अगर, तो हमें पैसे पहले मिलेंगे, दूसरे शेयर होल्डर्स को बाद में मिलेंगे। इन सब राइट्स के लिए थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन का प्रीमियम देना पड़ता है। लेकिन ये कंपनीज जब पब्लिक मार्केट्स में आती हैं, फिर उनके राइट सारे पारी पासू मतलब जो सब इक्वल हो जाते हैं, तो उसका फिर थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाता है कि आपके पास इतने राइट्स नहीं है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो अगर स्विगी वैल्यूएशन ज्यादा भी है इन्वेस्को के बुक्स में, वो इसलिए है शायद क्योंकि इनके पास वो जो एक्स्ट्रा राइट्स होंगी वो उसकी वजह से होंगी। लेकिन ये जो ओएनडीसी का जो खतरा अगर लोग कह रहे हैं, वो 10 साल लगेगा उस खतरे को एक्चुअली इंक्रीज होने में। लेकिन इसमें एक चीज है कि 2 या 3 बड़ी कंपनीज, पेटीएम है, फोन पे है, ये सब इसी स्पेस में आने लगी हैं। तो शायद ये कंपनीज डिस्काउंट दे दे या फिर गवर्नमेंट डिस्काउंट दे दे, जैसे उन्होंने यूपीआई में किया था कि और इसलिए ऐसा हुआ है कि जो इकोनॉमी है वो अभी ड्यूओपोली की तरह ऑपरेट कर रही है। 2 ही कंपनीज है, स्विगी और जोमेटो। स्विगी और जोमेटो कहें कि हमने राइडर का जो कमीशन है 25 रुपए से कम करके 15 रुपए कर दिया, तो राइडर्स के पास कोई ऑप्शन और कम ऑप्शन रह जाते हैं क्योंकि 2 ही कंपनीज हैं। तो आई थिंक ये तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है वो मोर ओपन स्टैंडर्ड्स पे आ रहा है। शायद इसमें प्राइसेस और बढ़ेंगी क्योंकि स्विगी और जोमेटो दोनों रिलेटिवली लॉस मेकिंग कंपनीज ही हैं।
और अभी अपने प्रॉफिट्स रेस्टोरेंटर से उठा रहे हैं। जो रेस्टोरेंट की जो प्राइसेस है वो अगर 200 रुपए का डिश है तो आपको स्विगी पे 250 या 300 रुपए का लिस्टिंग में दिखेगा आपको। तो ये जो डिस्काउंट आपको ओएनडीसी में नजर आ रहा है वो शायद ओवर टाइम कम हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा इसमें, और स्विगी और जोमेटो दोनों इसमें शायद पार्टिसिपेट भी करें। तो आई थिंक ये ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से जोमेटो बंद हो जाएगा, या फिर आई थिंक दे विल बी 1 out of 3 players rather than 1 out of 2 players. सो और मार्केट और इंक्रीज होगा। पर ये जरूर है कि इनके लिए थ्रेट है कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को अब इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि तीसरा कंपटीशन आ गया है। तो कंपटीशन बढ़ता हुआ। अच्छा, आपने पेटीएम मेंशन किया और पेटीएम के नंबर्स भी हमने देख लिए हैं, स्पेशली द लेटर टू शेयर होल्डर्स, जहां पर कंपनी के मैनेजमेंट साफ कहता है कि अब फोकस प्राइमरीली रहेगा कि जल्द से जल्द कैश फ्लो पॉजिटिव हो, ये EBITDA पॉजिटिव है बिफोर ईसॉप कॉस्ट। क्या अब डिलीवरी आने लगेगी? Actually, I can't comment on Paytm's financials क्योंकि वहां पे कोई on the Paytm as an investment we can't comment on. The numbers in the उनके जो numbers थे काफी अच्छे थे, लेकिन I think because I cannot comment anymore, I shouldn't say too much. So मैं इस पे Paytm as an investment मैं I don't want to comment on that. दीपक जी, आपसे पॉसिबली आखिरी प्रश्न। आपके आने से पहले हम सेरा सैनिटरी वेयर की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे। मतलब मैं रियल स्टेट का वो दौर, वो एक दशक या फिर 5 साल जब सब्सटेंशियली प्राइस हाइक हुए या प्राइस हाई लेवल्स पर सस्टेन रहे, उसमें से ये एक फेज 2020, 21, 22, 23 का भी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखें तो एक रियल स्टेट कंपनी से अच्छा, या फिर HDFC को हटा दूँ तो बाकी HFC से अच्छा, एक अच्छा रिटर्न इन रियल स्टेट इंसुलिन दिया है, चाहे वो सेरा सैनिटरी हो, चाहे वो हिंदवेयर हो, चाहे सेंचुरी प्लाई हो, चाहे वो एस्ट्रल हो, चाहे पॉलीकैब हो। अभी आपके जहन में कोई रियल स्टेट इंसुलरी स्टॉक है क्या? ऐसा होना चाहिए। जिस तरह से रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से टाइल्स वगैरह के प्राइसेस हैं अभी मार्केट में, वैसे हमारे पास है नहीं। वी यूज्ड टू ओन सेरा व्हाइल बैक, लेकिन सेरा बहुत अच्छे, अभी आपने रिजल्ट्स भी देखे हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और ओवरऑल इस स्पेस में एंसिलरीज को ओन करना बेटर है रादर देन रियल एस्टेट कंपनीज, फॉर 2 रीजंस। एक तो इन एएस की वजह से रियल एस्टेट कंपनीज की जो रिजल्ट अनाउंसमेंट्स है उसमें कोई आप पता भी नहीं कर सकते कि प्रॉफिट क्या है, और क्योंकि इतने सारे रूल्स हैं जिस तरह से उनको रिपोर्ट करने हैं कि अब हमें पता ही नहीं चलता कि रिजल्ट एक्चुअली क्या है, अनलेस यू कंबाइन नियरली 8 quarters ऑफ रिजल्ट्स और कमेंट्री से पूछें कि ऑर्डर सिचुएशन क्या है, आप पता नहीं कर सकते कि एक्चुअली बिजनेस कैसा कर रहा है। और दूसरा, लोग जब टाइल्स और या फिर सैनिटरी वेयर खरीदते हैं, पैसे देते हैं और खरीद के लेके जाते हैं, ये आप घरों में नहीं कर सकते। आप पैसे देते जाते हो, घर आपको शायद 5 साल या 6 साल बाद मिलता है। तो उस वजह से काफी कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है कस्टमर्स के साथ। यहाँ पे सेरा और कजारिया और कंपनीज लाइक दीज का कस्टमर्स आर इंस्टेंटली हैप्पी कि अच्छी चीज है, काम कर रही है और सर्विस भी अच्छा है। तो आई थिंक दोज आर गुड कंपनीज। इनकी जो ROEs हैं वो काफी अच्छी हैं, डेट लेवल्स है बहुत लो हैं, और सेरा में स्पेसिफिकली प्राइसिंग पावर भी है, वो थोड़ी सी प्रीमियम है कंपेयर टू देयर इमीडिएट कंपेटिटर्स। तो एक वजह से इस वजह से आई थिंक सम ऑफ दीज कंपनीज विल डू रियली वेल। हमारे पास अभी नहीं है, एंड मे बी आई रिग्रेट इट, बट सम ऑफ द फाइनेंशियल्स इन दिस क्वार्टर वी आर वेटिंग फॉर कि हम डिसाइड करें कि कौन सी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेरा के नंबर्स काफी अच्छे थे। ओके, चलिए दीपक, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और टाइम स्पेंड करने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर अपनी राय रखने के लिए। तो ये बात हुई दीपक शिनोय से कैपिटल माइंड की तरफ से। चलिए डीलिंग रूम का जायजा ले लेते हैं, फिर यतिन आ गए हैं स्टूडियो में। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में हैं, सबसे पहले दिवीज लेबोरेटरीज, और हमने इन जनरल देखा है कि जो फार्मा सेक्टर के रिजल्ट्स आए हैं ज़्यादातर पॉजिटिव साइड पे आए हैं, और अगर हम दिवीज लैब की बात करें तो ये एक प्रीमियर API कंपनी है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ रिजल्ट्स के पहले BTST की जो है पोजीशंस लेनी चाहिए। उनको लगता है 30 से 50 रुपए का अपसाइड स्टॉक में होना चाहिए। आज
OI में 3% का एडिशन हुआ है, यहाँ फ्रेश लॉन्ग्स देखने को मिले हैं। सिमिलरली टाटा मोटर्स भी बहुत जल्द अपने अनाउंस करेगा रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स के पहले पहले काफ़ी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। स्टॉक नए 52 वीक हाई पे है, और डीलर्स की अगर आप माने तो इस स्टॉक में भी पोजिशनली 4 से 5% का अपटेक आपको देखने को मिल सकता है। आज यहाँ ओपन इंटरेस्ट में लगभग 3-4% का इजाफा हुआ, यहाँ भी आपको फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई नजर पड़ी है। ओके यासीन, शुक्रिया। तो ये हो गए दो स्टॉक्स। क्लियरली टाटा मोटर्स में अच्छा मोमेंटम है, और डिवीज लैब्स, यहाँ दोनों में डीलर्स की सलाह BTST करने के लिए, और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। चलिए BTST की बात हुई है तो एक BTST ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, क्योंकि मार्केट एट डेज हाई और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट एट डेज हाई। गाबा सर, बाय या सेल? बाय, और बाय है बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज। मोमेंटम है, तेजी है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव। ट्रेड कर रहा है 2197, टारगेट है 2220, स्टॉप 2180। बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज बाय एंड टुमारो मॉर्निंग। ओके, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज यहाँ पर एक बाय है। वैसे ये क्लोज बहुत अच्छा है 18,317 पर हर्षदा, और अब एडवांस डिक्लाइन भी वापस पॉजिटिव हो गया, और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट हाई पर बंद हो रहा है। ये शायद मार्केट एक प्रिडिक्ट कर रहा है कि यूएस का डेटा जो है वो सैंग्विन आएगा, और अगर उसकी वजह से यूएस में एक गैप अप मिल गया है, कोई बड़ी रैली मिल गई, तो कल शायद एक पॉजिटिविटी मिल जाए। हालांकि कर्नाटक इलेक्शन का मुझे लगता नहीं इतना कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मार्केट में मोमेंटम वापस आया और क्लोज बहुत शानदार है। सुबह ऐसा लग नहीं रहा था कि इस तरीके की क्लोज हम देख पाएंगे। इसको हम टेक्निकली दोजी भी बोलते हैं, जहाँ खुले वहीं बंद हो रहे हैं। आज ओपन जहाँ हुए वहीं हाई भी लगा, अब वापस हम बंद हो रहे हैं वहाँ पर, लेकिन बहुत ही वॉलेटाइल सेशन, लेकिन अंत बहुत अच्छा हो रहा है इस सेशन का। अच्छे क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए, चंदन बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, आज FMCG में वापस अट्रैक्शन देखने को मिले, स्पेशली VBL और इन सब में मूवमेंट है, और मैं यहाँ पे कोलगेट पे खरीदारी की सलाह दूंगा। बहुत दिनों बाद एक काउंटर रिटार पे आया, जहाँ पे हल्का सा एक पॉजिटिव मोमेंटम है, राइजिंग चैनल को होल्ड कर रहा है, तो लगभग 1575 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 1650 के टारगेट के। प्रकाश सर ने भी कॉल दी थी ही कोलगेट, और चंदन की भी कॉल यही है, और अच्छी बात है कि ट्रेड से पैसे बने। इट्स 1581 पे स्क्रीन पे गई थी, 1603 पे चंदन इसको कैरी करने की वकालत कर रहे हैं। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए, थीम वही है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो अब गेल में खरीदारी करेंगे, गैस अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखिए तो आई थिंक अब कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है। एक फ्रेश ब्रेकआउट 108 रुपए के ऊपर देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 107 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 113 रुपए के टारगेट गेल में आप सेट कर सकते हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं, और 110 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 2 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 1 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं 4 रुपए के टारगेट की। ओके, गेल 109 पे आप कैरी कर रहे हैं कल के लिए। रुचित, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? वेल, PSU स्पेस में से BHEL को खरीदारी की सलाह दूंगा। रिसेंटली हमने काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये स्टॉक में प्राइस अप मूव देखा। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में पुल बैक मूव आया, लेकिन करेक्शन में वॉल्यूम्स कम थे, और आज एक्जैक्टली 20 EMA के आसपास ये स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो आज का जो लो है 78.20, वो स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में खरीदारी करें। 84 से 85 तक के टारगेट रेंज ये स्टॉक फिर से दिखा सकता है। ओके, अच्छा, रिलैक्सो के नंबर्स आए हैं। स्टॉक इस समय डे हाई पर करीब 4% ऊपर, और एबिडा का नंबर 111 से बढ़कर 117 करोड़। रिलैक्सो में ध्यान रखिए काफ़ी बड़ी करेक्शन हुई थी हायर लेवल से, और इस समय लेकिन मार्जिन 15.9 से घटकर 15.4 पर, लेकिन स्टॉक थोड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। हालांकि नंबर्स फ्लैट हैं, नेट प्रॉफिट भी मोर और लेस फ्लैट ही है यहाँ पर। चलिए राजेश जी, आपकी ट्रेड क्या होगी, BTST या STBT? अनुज जी, BTST करेंगे। मेरी नज़र IT पे है, और उसमें से अगर मुझे एक लेके जाना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग विद कोफोर्ज। कोफोर्ज का देखिए स्ट्रक्चर बेहतरीन है। अगर आप इसमें डेली चार्ट देखें तो पिछले 5-6 दिनों से बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये कंसोलिडेशन ये करीबन 4120 के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे एक तो क्लियर हो जाता है कि हमारा सपोर्ट कहाँ है, तो 4120 के ऊपर कोफोर्ज का बाय बनता है। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है 4110 का, और एक टारगेट सेट करें। इनिशियल टारगेट रहेगा 4200 से लेकर 4220। अगर इस लेवल के पार चला जाता है फिर शॉर्ट कवरिंग और तेजी पकड़ेगी। तो एट दिस मोमेंट यस, कोफोर्ज इज अ बाय। कोफोर्ज इज अ बाय, तेजी की तरफ ये ट्रेड आता हुआ। अच्छा, इस बीच एक स्टॉक गौरांग, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। सोना BLW
नंबर्स हमने देख लिए हैं। आज 4% ऊपर और पिछले 10-15 मिनटों में स्टॉक में और तेजी बनती हुई दिखाई दी है, इसीलिए 4% के गेन्स पर है 544 के लेवल्स पर। इस पर कोई राय है आपकी? फंडामेंटली नंबर्स की एनालिसिस में आपका क्या आकलन है? हर्षिता, कवरेज नहीं है, लेकिन मैंने बैलेंस शीट भी देखी है और ये कंपनी हमारी नजर में भी है। और एक्सपोर्ट मार्केट्स मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सोना बीएलडब्ल्यू के लिए। अनफॉर्चुनेटली बाय सेल होल्ड यानी कि खरीदारी बेचने की या बने रहने की राय नहीं दे सकता क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कंपनी इन द ऑटो एंड सीडी। ओके, सोना बीएलडब्ल्यू आपका व्यू। और एग्जैक्टली अगर हम 18,31321 पे क्लोज होते हैं तो ये इस दौर का नया हाई होगा, मतलब इस फेज का। कल हम हल्का सा कोलैप्स हुए थे, बैकफुट पे आए थे, बट आज लोअर लेवल से रिकवरी। और बैंक निफ्टी का 43,341 नहीं, इनफैक्ट अभी हम 5 मई का गुरुवार की एक्सपायरी के दिन का स्विंग हाई अभी तो उससे हम काफ़ी दूर हैं। एक बार मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा। सुबह जो हॉरर शो पीएसयू बैंक्स ने दिखाया उससे हम बाहर निकल के आए। एट 46 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 71। मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग हमको आज काफ़ी अच्छा एक स्विंग दिखी गई ऊपर की तरफ। 34 शॉर्ट, लॉन्ग अगर आप देखें 39। स्क्रीन पे देखते हैं इंडसइंड बैंक, ये 3 दिन से बहुत स्ट्रांग है, स्टेबल है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, महानगर गैस अर्निंग्स के बाद से मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग। एक दिन हल्का सा कोलैप्स आया था टुडे में पावर ग्रिड, और पावर ग्रिड मेरे ख्याल से अपने करियर के हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में जोन में जाके क्लोज हुआ। इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस में शॉर्ट कवरिंग थी, संवाददाता मदरसूर में शॉर्ट कवरिंग थी, बीएचएल में शॉर्ट कवर हुआ थोड़ा सा। आज ये सिक्योरिटी इन बैन पीरियड में था। जुबिन फूड्स में, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, गेल, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। आइए देखते हैं कि शॉर्ट ग्रिप कहाँ पे ली बाजार ने, थोड़ी सी अगर लेने की कोशिश करी। ऑल दो ये नंबर्स काफ़ी थिन थे, कंसोलिडेट फिगर्स अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें 40, 30, 70, 74 के आसपास थी, 72 माफ कीजिएगा। आरती इंडस्ट्रीज पोस्ट अर्निंग्स, पीएनबी वही बैंकों का इशू था, एबी फैशन, अबाउट इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, रेन इंडस्ट्रीज में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई पोस्ट आई थिंक अर्निंग्स, अपोलो टायर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, एल&टी फाइनेंस में, डेल्टा कॉर्प में और वर्लपूल में, सब में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। अच्छा, एक जिक्र यहाँ पे करना चाहिए, मैं अभी भी एक स्टॉक को देख रहा था, उसके बाद हर्षिता के पास चलेंगे। डीएलएफ, डायरेक्टर साहब डीएलएफ लेके आइए, क्योंकि रियल स्टेट इंसुलरी पे काफ़ी बात हुई है। डीएलएफ 434 पे अगर क्लोज हो रहा है तो ये लगभग अपनी एक डेकेड यानी मोर देन डेकेड की जो हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है उसके आसपास क्लोज हो रहा है। 20 नवंबर 2009 के बाद की जो हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है 430, 440, एग्जैक्टली उसी क्लस्टर में जाके क्लोज होता है। वो मानस बहुत संक्षेप में रखिएगा, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ये एक कन्विक्शन ट्रेड होना चाहिए या फिर किसी के पास है तो रखे इस वक्त? तो किसी के पास है तो रख सकते हैं, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 424 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ 450 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छा, सुमित ने एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भेजी है हर्षिता। एक स्टॉक लेकर आई है वरुण बेवरेजेस, और 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हिट किया अब इस कंपनी ने। और 2016 में आईपीओ लेकर आई थी कंपनी, सब्सक्राइब हुआ था सिर्फ 1.86 टाइम्स। ठीक है, बिल्कुल फैशन में नहीं था। हम सब जानते हैं पेप्सी की बॉटल्स बनाते हैं, इनफैक्ट इनके लोगो में इवन पेप्सी का भी लोगो है। और उसके बाद से इसने 13 टाइम्स रिटर्न्स जनरेट किए हैं सिंस आईपीओ। ये मार्केट कैप जो हमारा नीचे आ रहा है गलत है, थोड़ा इसको हटा देते हैं। ये इसका, क्योंकि लास्ट जो बोनस था 1:2 का एक बोनस था, वो हमारे शेयर्स आउटस्टैंडिंग में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। उसको ठीक कर देंगे तो वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप दिखा देगा। लेकिन 3 बार ये बोनस लेके आ चुकी है, 2019 में, 2021 में और 2022 में। और एक मतलब जिसे कहते हैं ना, एक क्वाइट मल्टी बैगर, और बिल्कुल फैंसी स्टॉक नहीं था ये जब लिस्ट हुआ था, लेकिन क्या शानदार तेज़ी रही है। और 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप वरुण बेवरेजेस। अनुज, आपको याद होगा वरुण बेवरेजेस के केस में रिसेंटली जब पेप्सिको के नंबर्स आए थे, उन्होंने कहा था कि भारत इकाई काफी अच्छा कर रही है और भारत में बिजनेस काफी बढ़ रहा है। भारत में बिजनेस बढ़ना इवेंचुअली इक्वल्स टू वरुण बेवरेजेस के फॉर्चून्स और बेहतर होना। और तब उस दिन स्टॉक में एक्शन नहीं आता, धीरे धीरे करके हमने देखा अच्छी खासी तेजी बढ़ती हुई। पेप्सी बिक रही है, मतलब वरुण बेवरेजेस अच्छा कर रही है, तो काफी अच्छा मूव यहाँ पर। लेकिन चलिए अब हर्षिता के पास चलते हैं और मार्केट क्लोजिंग इसको समझ लेते हैं। जी हाँ, आखिरी 2.5 मिनट और क्या स्टेला परफॉर्मेंस मार्केट की बनती हुई। 18,323 सुबह में हमने देखा तो ऊंचा स्तर, उसके बाद हम हल्के हुए और अब फिर से वो रिट्रेसमेंट आई है
18,316 के लेवल्स पर निफ्टी 50 जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडेक्स पर आपको लगेगा सिर्फ 50 पॉइंट का गेन, लेकिन आज के लो से जो रिकवरी आई है वो काफी सराहनीय है निफ्टी बैंक की चाल भी। और यहाँ पर भी देखिएगा 43,348 के लेवल्स पर क्लोज आता हुआ। इनफैक्ट 42,822 तक हम नीचे टूटे थे और वहां से एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी में अच्छी खासी तेजी। आज सेक्टोरली अगर आप देखें, ऑफ कोर्स पीएसयू बैंक्स में वो ईसीएल वाली रिपोर्ट पर दबाव बनता दिखाई दिया है, लेकिन निचले लेवल से एसबीआई जैसे स्टॉक से जिनमें खरीदारी हुई। अब तेजी कहां से आई? ऑटो स्टॉक्स, उनका बोलबाला था, यहाँ पर तेजी की पोजीशंस आज फिर देखने को मिली है। इसके अलावा यहाँ पर एक दो पॉकेट्स और मजबूती के देखने को मिले थे। इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर आप देखें वहां पर ज्यादा आपको रिएक्शन दिखेगा, उस पर आते हैं। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में हमने देखा आज अच्छी तेजी बनती दिखाई दी, वो दोनों ही ट्रेड्स इनफैक्ट आज के पॉजिटिव रहे हैं। साथ ही साथ आज नंबर्स पर ज्यादा रिएक्ट मार्केट करता हुआ दिखाई दिया था। अच्छे नतीजे, लेकिन जो स्टॉक्स भाग चुके हैं वहां पर पोजीशंस अनवाइंड हुई। मिसाल के तौर पर अपोलो टायर्स एक ऐसा स्टॉक था जहां पर आज हमने देखा पोजीशंस कटती हुई दिखाई दी, भले ही नतीजे खूब अच्छे थे। लुपिन के नंबर्स पर भी अगर आप देखें, स्टॉक बीच में करेक्ट हुआ था, शांत था, तो वहां पर एक कैचअप आने की कोशिश थी। आधे % के गेन्स उधर बनते दिखाई दिए हैं। लेकिन ये पेटीएम जैसा काउंटर, मुझे याद है अभी हम चर्चा कर रहे थे, 3% के गेन्स। वरुण बेवरेजेस में हमने देखा अच्छी खरीदारी आती हुई दिखाई दी है। संवर्धन मदसन का स्टॉक था जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी आज क्लोजिंग के आसपास। साथ ही साथ आपको ध्यान रहे गेब्रियल इंडिया जो सनरूफ सिस्टम्स में अब उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, एक डच कंपनी के साथ टाई अप किया है, वो भी करीब 1.5 से 2% ऊपर टिकता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ मिड कैप काउंटर्स थे जहां पर थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा तेजी का मूव बनता दिखाई दिया। अब लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप और आखिरी 30 सेकंड्स में आपको समझ में आएगा कहां पर चर्न दिखा है तेजी की तरफ। तो तेजी का एक बड़ा हाथ जो आया है मार्केट में, स्पेशली निफ्टी बैंक में, इंडसइंड बैंक 2 से 2.5% ऊपर, वहां से एक पुल अप देखने को मिला। इसके साथ ही आप देखेंगे तो आज के दिन पावर ग्रिड में खरीदारी की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। बजाज फाइनेंस का एक अच्छा योगदान रहा है आज इस मूव में। ओएनजीसी के ट्रेड्स मजबूत। आयशर नतीजों से पहले पोजीशनिंग तेजी की तरफ बनती हुई दिखाई दे रही है। और ऑटो में टाटा मोटर्स पॉजिटिव है, आपका मारुति अच्छी खासी तेजी में आता हुआ। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी साथ रहा है ओवरऑल मार्केट के ट्रेड में। आईटीसी पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर टिकता हुआ। लेकिन क्या दबाव में था यूपीएल? लगातार ये तीसरा सत्र मेरे ख्याल में जहां पर हम देख रहे हैं प्रेशर। डॉक्टर रेड्डीज नतीजों का इंतजार, उससे पहले हमने देखा है स्टॉक शांत। इन्फोसिस में कुछ पोजीशंस अनवाइंड होती हुई जरूर दिखाई दी है। टीसीएस में हल्का सा मुनाफा वसूली का दबाव जरूर था। एसबीआई कोशिश कर रहा था पॉजिटिव टेरिटरी में आने की, लेकिन 0.24% ही नेगेटिव में जाकर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की क्लोज जैसे हम कह रहे थे पॉजिटिव है, कंसिडरिंग डे लो से एक अच्छी रिकवरी। 18,311 पर निफ्टी जाकर टिकता हुआ, 45 पॉइंट ऊपर। और निफ्टी बैंक भी 142 अंकों की बढ़त पर जाकर टिक रहा है। चलिए सीधा सौदा में क्या प्रदर्शन रहा है आशीष और नीरज के स्टॉक्स का, वो आपके सामने। तो लेटेंट व्यू खराब नतीजे, 10% टूटा काउंटर। रेन इंडस्ट्रीज खराब नतीजे, 4% की गिरावट। केएसबी में भी हमने देखा नंबर्स का इंपैक्ट नेगेटिव साइड पर। इंडो स्टार तेजी की तरफ आशीष ने आइडेंटिफाई किया था। शिमारू के नतीजे, एससीआई के नतीजों पर स्टॉक भागता हुआ दिखाई दिया। एमजीएल नीरज ने इनफैक्ट आइडेंटिफाई किया तेजी की तरफ। और कंसाई नेरोलैक में भी आज हमने देखा हरकत तेजी की तरफ ही बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आज फिर से हिचकी लगी थी मार्केट को, लेकिन वहां से कुछ उभर कर 18,300 के आसपास से क्लोज आता हुआ। बिल्कुल, और शानदार क्लोज, लेकिन सुबह खुले जहां वहीं बंद हुए, तो टेक्निकली एक डोजी फॉर्मेशन मार्केट में। और बैंक निफ्टी की क्लोज भी जहां खुले हम वहीं पर बंद हुए, लेकिन इन बिटवीन हमने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी। तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग दोनों तरफ की ट्रेड्स आपको मिली। और कल सुबह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूज़ होंगे, यूएस से मैक्रो डेटा और कर्नाटक के एग्जिट पोल्स, उन पर मार्केट रिएक्ट करेगा। और नॉट टू फॉरगेट लार्सन एंड ट्यूब्रो के नंबर्स, उस पर भी मार्केट कल रिएक्ट करेगा। तो वीरो कल सुबह जुड़ेंगे फिर। बिल्कुल, सरकते 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 गुरुवार आ ही गया और कल जब क्लोजिंग कर रहे होंगे तो फिर वीकेंड फैक्टर भी बाजार पे हावी होगा। सरकते सरकते गुरुवार। इंतजार कल मॉर्निंग का। सारे समीकरण, फैक्टर्स, न्यूज़ फ्लो, स्ट्रेटजीज लेकर हर्षदा, मैं, नीरज जी और आशीष मॉर्निंग कॉल में, और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में अनुज जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।